हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एनजी ट्यूब इंसर्शन, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के पर्पज से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए जानते हैं क्या होता है एनजी ट्यूब। ठीक है, जैसे आपको नाम दिख रहा है एनजी ट्यूब, एन से क्या होता है, एनजी ट्यूब के फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे पहले तो अपन कि इसका नाम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एन का मतलब होता है नेजो एंड जी का मतलब होता है यहाँ पर गैस्ट्रिक। ठीक है, मीनिंग क्या देखा अपन ने कि एनजी ट्यूब में एन का मतलब क्या होता है नेजो एंड जी का मतलब क्या होता है गैस्ट्रिक। तो ऐसा ट्यूब जो आपके नेजो मतलब कि नोज से लेकर आपके गैस्ट्रिक मतलब स्टमक तक जाता है, उस ट्यूब को ही अपन किस नाम से जानते हैं, एनजी ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि एनजी ट्यूब क्या होता है। स्मॉल साइज ट्यूब क्या होता है, एक स्मॉल साइज का ट्यूब होता है इंसर्टेड इनटू स्टमक, जिसको कहाँ डाला जाता है, स्टमक के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू नोज। किसके थ्रू डाला जाता है, नोज के थ्रू। तो एनजी ट्यूब क्या है, एनजी ट्यूब एक स्मॉल साइज का ट्यूब है जिसको नोज के थ्रू स्टमक तक इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है क्या होता है एनजी ट्यूब। स्मॉल साइज का एक ट्यूब होता है जिसको स्टमक से लेकर नोज से लेकर स्टमक तक इंसर्ट किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पज से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमेज में देख लेते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होता है। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंटर थ्रू द नोस्ट्रिल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है वो कहाँ से इंटर किया जा रहा है, आपके नोस्ट्रिल से इंसर्ट किया जा रहा है। नोस्ट्रिल से क्या करा जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है, जो कहाँ तक जा रहा है, आपके स्टमक तक जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, स्टमक तक जा रहा है। तो ऐसे ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो डेफिनेशन क्लियर है क्या होता है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसके बाद अपन देखेंगे इसके आगे पर्पस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके पर्पस के बारे में बात करेंगे। पर्पस ऑफ एनजी ट्यूब। ठीक है, एनजी ट्यूब आपको समझ में आ गया। एनजी ट्यूब क्या है, ऐसा ट्यूब जो नोज से लेकर स्टमक तक इंसर्ट किया जाता है, उसी ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब बात करते हैं अपन इस ट्यूब को लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बोल सकते हैं कि इसके पर्पस क्या होते हैं। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें तो फर्स्ट इसका पर्पस होता है फॉर फीडिंग, और दूसरे पर्पस की अगर अपन बात करें तो सेकेंड पर्पस क्या होता है इसका, गैस्ट्रिक लवास। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली दो पर्पस के लिए क्या किया जाता है, एनजी ट्यूब का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका फीडिंग। फीडिंग मतलब पेशेंट को क्या करना, खिलाना। क्या खिलाना है उसको, फूड खिलाना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, गैस्ट्रिक लवाज। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक होता है गैस्ट्रिक लवाज और एक होता है गैस्ट्रिक गवाज। ठीक है, तो दो टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे। एक होता है गैस्ट्रिक लवाज जो यहाँ पर लिखा ही है, और एक और होता है गैस्ट्रिक गवाज। ठीक है, तो दोनों के बारे में अपन बात करते हैं कि ये दोनों क्या होता है। फर्स्ट आपको समझ में आ रहा है, गैस्ट्रिक वर्ड से समझ में आ रहा है कि गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टमक, एंड लवाज का मतलब क्या होता है, स्टमक से क्या करना, कुछ भी कंटेंट को लेना। याद रखने के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो। गैस्ट्रिक लवाज का मतलब क्या होगा, लवाज से आपको याद रखना है, एल से याद रखना है लेना, और गवाज से आपको याद करना है जी मतलब देना। ठीक है, तो दोनों वर्ड क्लियर है। गैस्ट्रिक लवाज, लवाज का मतलब क्या होता है, लेना बोल सकते हैं अपन हिंदी में। तो क्या करना, जो स्टमक का कंटेंट है उसको लेना या फिर उसको सक्शन करना, उस टर्मिनोलॉजी को ही अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज मतलब समझ में आ गया क्या होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करना, सक्शन करना या फिर रिमूव करवाना। और उसके अपोजिट एक और वर्ड होता है गैस्ट्रिक गवाज। गवाज से आपको क्या याद रखना है, देना। देना मतलब क्या देना है, यहाँ पर किसको देने की बात हो रही है, यहाँ पर फीडिंग को देने की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट जो अपने आप क्या नहीं कर सकता है, फूड को नहीं खा पाता है या फिर अपने आप से फीडिंग नहीं ले सकता है, ऐसे पेशेंट को क्या करना है, आपको एनजी ट्यूब लगाना है, जिससे आपको क्या करना है, उसको फीडिंग करवाना है। तो पर्पस क्लियर है। फर्स्ट पर्पस क्या होगा इसका कि पेशेंट को आपको क्या करवाना है, फीडिंग करवाना है।
ठीक है। सेकंड पर्पस क्या होता है, गैस्ट्रिक लवाज, यहाँ पर बोल सकते हैं एक और गैस्ट्रिक गवाज, तो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इसको। आप थर्ड पॉइंट डाल के भी लिख सकते हो कि दोनों पर्पस से क्या होता है इसका यूज होता है। गवाज से आपको याद रखना है क्या, कि उसको देना है फूड, और लवाज से क्या याद रखना है, उसका जो फूड है या फिर उसका जो स्टमक का कंटेंट है उसको रिमूव करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और अपन देख सकते हैं पर्पस, रिलीव गैस डिस्टेंशन। ठीक है। अगर स्टमक में क्या हो जाती है, गैस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हो आप, एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू क्या हो सकती है, गैस पास हो सकती है, जिसको अपन क्या बोल देंगे, रिलीव गैस डिस्टेंशन। उसके बाद में नेक्स्ट पर्पस की बात करें अपन, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ड्रग का मतलब पता ही आपको क्या होता है, कोई भी मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, उसको लगाना, किसी भी ड्रग को देने के लिए कहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर ये ट्यूब कहाँ तक जा रहा है, स्टमक तक जा रहा है, तो अपन मान सकते हैं कि जो ड्रग दे रहे हो वहाँ कहाँ पर दे रहे हो आप, स्टमक के अंदर दे रहे हो। तो स्टमक के अंदर आपको डायरेक्टली अगर क्या करना है, कोई सा भी ड्रग इंट्रोड्यूस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसीजर का या फिर एनजी ट्यूब का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है। तो पर्पस क्लियर है इसके, क्या क्या पर्पस होते हैं। फर्स्ट पर्पस क्या होता है उसका, पेशेंट को फीडिंग करवाने के लिए कर सकते हैं। सेकेंड पर्पस होता है गैस्ट्रिक लवाज के लिए। लवाज का मतलब आपको याद रखना है कि क्या करना है, गैस्ट्रिक कंटेंट को लेना है, मतलब कि बाहर निकालना है। ठीक है। उसके बाद कर सकते हैं अपन गैस्ट्रिक गवाज के लिए। गवाज का मतलब क्या होता है, पेशेंट को क्या करना है, उसके जो भी स्टमक का कंटेंट है उसको रिमूव करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट होता है रिलीव गैस डिस्टेंशन, जो पेशेंट के अंदर क्या होती है, गैस बनती है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं अपन, इस प्रोसीजर के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं। और नेक्स्ट अपन को याद रखना है क्या, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है। तो पर्पस क्लियर है और डेफिनेशन क्लियर है कि एनजी ट्यूब मतलब क्या है, एक प्लास्टिक का ट्यूब है जो कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है, जिसको आप क्या करते हो, नोज के थ्रू स्टमक तक इंसर्ट करते हो। दूसरी बात करी अपन ने इसके पर्पस की, पर्पस मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है डालने का। तो फर्स्ट इसका क्या होता है, पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो फीडिंग नहीं कर पा रहा है उसको क्या करने के लिए, फीड करवाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। सेकंड, गैस्ट्रिक लवाज के लिए इसका यूज करेंगे। लवाज को याद रखने का ट्रिक मैंने बताया है, एल से लेना, मतलब उसका कंटेंट बाहर लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात करी है इसका पर्पस क्या है, गैस्ट्रिक गवाज, मतलब उसको जो फीडिंग है वो देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने बात करी है कि जो पेशेंट के अंदर क्या होती है, गैस होती है, उसको रिलीव करवाने के लिए। नेक्स्ट इसका पर्पस अपन ने क्या देखा है, क्या अपन को क्या करना है, स्टमक के अंदर कोई भी अगर ड्रग इंट्रोड्यूस करना है तो इस कंडीशन में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन, तो इसके इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कब कब आप इसका यूज कर सकते हो। इंडिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब। ठीक है। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप कब कब इसको यूज करोगे, तो कब इसको यूज करोगे। तो अपन ने अभी यहाँ पे पर्पस की बात करी थी कि जो फीडिंग होती है, फीडिंग देने के पर्पस से अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि ऐसा पेशेंट जिसमें क्या हो रही है, जो भी फूड रहता है उसको डिफिकल्टी हो रही है सोलो करने में, क्या हो रहा है, उसको फूड को सोलो करने में डिफिकल्टी हो रही है, जिसको अपन बोल सकते हैं डिसफेजिया। क्या बोलते हैं उसको अपन, डिसफेजिया। तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या हो सकता है, कैसे पेशेंट में आपको लगाना है, जिसको क्या होगा, डिसफेजिया। डिस्फेजिया को क्या बोल सकते हो आप, डिफिकल्टी इन सोलोविंग। तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है एनजी ट्यूब का उपयोग करने का, डिस्फेजिया, जिसको अपन बोलते हैं डिफिकल्टी इन सोलोविंग। ठीक है। दूसरा, इसके बाद अपन बात कर सकते हैं कैसे पेशेंट में इसको यूज करेंगे, अगर पेशेंट आपका क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है। सेकेंड इंडिकेशन क्या हो सकता है इसका, अनकॉन्शियस पेशेंट में अपन इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा वो अनेबल टू रहेगा क्या, फीडिंग करने के लिए, वो अपने आप से फीडिंग नहीं ले पाएगा। थर्ड, अगर अपन थर्ड इंडिकेशन की बात करें तो हो सकता है कोमा पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो किसमें है, कोमा वाली कंडीशन में है, वो भी नहीं कर सकता है अपने आप से फीडिंग, तो इस कंडीशन में भी आप किसका यूज कर सकते हो, एनजी ट्यूब का। नेक्स्ट बात करें अपन इंडिकेशन की, तो बोल सकते हैं अपन पॉइजनिंग पेशेंट। पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, जहर खा लिया उस पेशेंट ने, ठीक है, कोई सा भी केमिकल सब्सटेंस ले लिया है या जहर ले लिया है, तो ऐसे पेशेंट में भी क्या करते हो, एनजी ट्यूब का
उपयोग करते हो। अब यहाँ पर एनजी ट्यूब का उपयोग क्यों करा है अपन ने, तो गैस्ट्रिक लवाज के लिए करा है या फिर गैस्ट्रिक गवास के लिए करा है, ठीक है, दोनों में से किसके लिए करा है अपन ने। यहाँ पर पॉइजन ले लिया है, तो पॉइजन ले लिया है मतलब स्टमक के कंटेंट को आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिमूव करवाना पड़ेगा या फिर उसको बाहर करना पड़ेगा। तो जब बाहर करते हैं या फिर लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको। अभी देखा था अपन ने दो चीजें, गैस्ट्रिक लवाज एंड गैस्ट्रिक गवास। तो अब यहाँ पे पॉइजन को क्या कर रहे हैं अपन, बाहर ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, गैस्ट्रिक, क्या बोलेंगे इसको, गैस्ट्रिक क्या बोलेंगे इसको अपन, गैस्ट्रिक लवाज। लवाज मतलब क्या, लेना। तो ये सारे क्या होते हैं, एनजी ट्यूब के इंडिकेशन होते हैं कि किस किस कंडीशन में एनजी ट्यूब को लगाया जाता है। फर्स्ट अपन ने देख लिया है डिस्फेजिया, डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट को अगर सोलो करने में तो एनजी ट्यूब डाल देंगे। नेक्स्ट देखा है पेशेंट काय में है, अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में है तो उस कंडीशन में एनजी ट्यूब डाल दोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखा है अपन ने कोमा पेशेंट, अगर पेशेंट कोमा में है तब भी आप क्या करोगे, उसको फीडिंग देने के लिए एनजी ट्यूब डाल दोगे। उसके बाद अपन ने देखा है कि पॉइजन वाला पेशेंट, पेशेंट ने अगर पॉइजन ले लिया है तो भी क्या करोगे आप, एनजी ट्यूब का उपयोग करोगे, जिसको आप क्या बोलोगे, गैस्ट्रिक लवाज वाली प्रोसीजर से क्या करोगे, उसके स्टमक के कंटेंट को बाहर निकालोगे। तो ये सारे अपने क्या हो जाते हैं, इंडिकेशन। क्लियर है, आगे देखते हैं अपन। अभी अपन ने क्या क्या देखा है, एनजी ट्यूब की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। उसके बाद में अपन ने इसके पर्पस देखे हैं, मेनली दो पर्पस होते हैं, एक तो फीडिंग के लिए दिया जाता है, उसके बाद में गैस्ट्रिक लवाज या गैस्ट्रिक गवाज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन ने मेन देखा था कि एब्डोमेन के अंदर जो गैस है उसको रिमूव करने के लिए दिया जाता है और ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इंडिकेशन देख लिया अपन ने, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी हो रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट कोमा की कंडीशन में है या फिर उसने पॉइजन पिया है, तो इन सब कंडीशनों में क्या किया जाता है, एनजी ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एमसीक्यू, जो एनजी ट्यूब से रिलेटेड एक एमसीक्यू है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से, अ पेशेंट केम इन इमरजेंसी आफ्टर इनटेक ऑफ पॉइजन, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। नर्सिंग प्रायोरिटी मतलब कि नर्स सबसे पहले क्या करेगी जब पेशेंट क्या आता है, इमरजेंसी कंडीशन में आ रहा है और उसने क्या करा है, पॉइजन लिया है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पेशेंट क्या आया है, इमरजेंसी कंडीशन में आया है, उसने क्या पिया हुआ है, पॉइजन पिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर्स फर्स्ट क्या करेगी, तो नर्स को फर्स्ट क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन देखो आप क्या क्या दिखा है यहाँ पर, गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज का मतलब अपन ने क्या करा, क्या देखा था अभी कि रिमूव करना है उसके कंटेंट को, उसका जो भी स्टमक का कंटेंट है उसको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। रिमूव को अपन बोलते हैं लेना या गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है। तो क्या नर्स पहले उसके स्टमक के कंटेंट को रिमूव करेगी या फिर उसके असिस्ट द कंटेंट पॉइजनिंग, कितना कंटेंट उसने पॉइजन पिया है वो देखेगी, या फिर वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, या फिर नेक्स्ट है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट, जो भी उसने पॉइजन पिया है उसका एंटीडोट लगाएगी, या फिर क्या करेगी, वो एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेगी। तो बताओ इसका जल्दी से आंसर क्या होगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले अपन फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी पूछ रहे हैं। पॉइजन वाला पेशेंट अपन जब भी क्लिनिकल ड्यूटीज करते हैं तो अपन को मोस्टली जो इमरजेंसी में केस देखने को मिलते हैं वो पॉइजन और एक एक्सीडेंट वाले पेशेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि नर्स क्या क्या कर सकती है। तो क्या क्या करना चाहिए नर्स को, सबसे पहले तो ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें पेशेंट की क्या है, जान को खतरा हो सकता है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है। तो सबसे पहली बात तो क्या करना है, इसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, इन्फॉर्म डॉक्टर, ठीक है। फर्स्ट आंसर क्या बोल सकते हैं अपन, फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, सी वाला, कि सबसे पहले क्या करेगी, वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। इन्फॉर्म क्यों करेगी, क्योंकि ये क्या है, जानलेवा कंडीशन है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेगी, वो इंसर्ट द एनजी ट्यूब, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या करेगी, इंसर्ट द एनजी ट्यूब, ठीक है। आपको पता है अभी अपन ने देखा था कि जो एनजी ट्यूब होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं, तो पॉइजन वाले पेशेंट में अपन करते हैं, ये बात करी थी अपन ने, ठीक है। तो अब कंटेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए क्या करेगी, वो इंसर्ट करेगी एनजी ट्यूब को, ठीक है। तो दो अपने यहाँ पे हो गए हैं ऑप्शन। एक हो गया है कि सबसे पहले उसने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद में उसने क्या करा, एनजी ट्यूब को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इंसर्ट करने के बाद में और क्या ऑप्शन दिख रहे हैं अपन को यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है। तो थर्ड अपन बोल सकते हैं, थर्ड क्या हो सकता है,
गैस्ट्रिक लवाज। ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज का मतलब क्या होता है कि स्टमक के कंटेंट को रिमूव करवाने हैं। तो आपने क्या करा, पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद में क्या करा, ट्यूब इंसर्ट कर दिया, उसके बाद में क्या करा, जो गैस्ट्रिक लवाज है उसको क्या करा आपने, उसको परफॉर्म करा, मतलब स्टमक के कंसर्ट जो भी कंटेंट है उसको रिमूव कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है अपन को ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन अपना हो गया है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं कि एंटीडोट लगाना है और या फिर उसकी पॉइजन को असिस्ट करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके बाद, असिस्ट द कंटेंट पॉइजनिंग। आपने क्या करा, कंटेंट तो निकाल लिया, आप क्या करोगे, उसको असिस्ट करोगे कि कितना क्वांटिटी में वो निकला है और कौन सा वो पॉइजन है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, असिस्ट करेंगे, असिस्ट द कंटेंट पॉइजनिंग, पॉइजन के कंटेंट को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट अपने पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। तो हमेशा क्या करते हैं, लास्ट में अपन क्या करते हैं, जो भी पॉइजन था उसका एंटीडोट लगा देंगे, ताकि वो जो भी पॉइजन है उसके असर को क्या कर देगा, वो मिनिमाइज कर देगा या फिर खत्म कर देगा। तो नेक्स्ट अपना लास्ट हो सकता है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक पेशेंट क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में आया है, कहाँ पर आया है, कैजुअलिटी में या इमरजेंसी रूम में आया है, जिसने पॉइजन पिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था कि फर्स्ट नर्स क्या करेगी, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, फर्स्ट वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, सेकेंड वो क्या करेगी, इंसर्ट करेगी एनजी ट्यूब को, क्योंकि बिना ट्यूब के आप कंटेंट को रिमूव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्या करेगी, वो गैस्ट्रिक लवाज करेगी, मतलब जो भी कंटेंट है उसको निकाल लेगी। उसके बाद में क्या करेगी, नेक्स्ट असिस्ट करेगी कंटेनिंग पॉइजनिंग, कौन सा उसने पॉइजन लिया था उसको क्या करेगी, वो उस कंटेंट को असिस्ट करेगी। और लास्ट में क्या करेगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट, लास्ट में क्या करेगी, उसको एंटीडोट लगा देगी। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन प्रोवाइड व्हेन गैस्ट्रिक लवाज। अब अपन ने बात करी थी गैस्ट्रिक लवाज मतलब क्या, कि स्टमक के कंटेंट को रिमूव करवाना। ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज मतलब क्या, रिमूव स्टमक कंटेंट। ठीक है, जो भी स्टमक कंटेंट है उसको रिमूव करवाने को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लवाज। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब गैस्ट्रिक लवाज करवाते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लवाज करवा रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, पॉइजन को रिमूव करवा रहे हैं, तो अपन कौन सी पोजीशन देंगे, तो फर्स्ट अपन बोल सकते हैं कौन सी पोजीशन यूज करते हैं यहाँ पर, लेटेरल पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन देंगे, फर्स्ट लेटरल पोजीशन देंगे, और सेकंड अपन दे सकते हैं कौन सी, सेमी प्रोन पोजीशन। ठीक है, तो एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या, कि गैस्ट्रिक लवाज करवाते समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना चाहिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट आंसर क्या लगाओगे आप, लेटरल पोजीशन। पेशेंट को कैसी पोजीशन दे दो, लेटरल, मतलब उसको साइड में करवट दिला दो, ताकि आसानी से जो भी उसका कंटेंट है वो ट्यूब के थ्रू क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, और ऑप्शन में अगर लेटरल पोजीशन अगर नहीं आता है तो उसके बाद अपन एक और आंसर बता सकते हैं, सेमी प्रोन पोजीशन। तो सेकंड प्रायोरिटी क्या हो सकती है आपकी, सेमी प्रोन पोजीशन। ठीक है, सेमी प्रोन मतलब क्या होता है, प्रोन मतलब क्या होता है कि पेशेंट को क्या करना है, आपको उल्टा लेटाना है। सेमी प्रोन बोला है यहाँ पर, मतलब कि क्या, पेशेंट को थोड़ा सा उल्टा रखना है और उसको क्या करना है, रब करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आसानी से जो भी कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है कि गैस्ट्रिक लवाज करवाते समय कौन सी पोजीशन देना चाहिए। तो फर्स्ट देख लिया अपन ने कि लेटरल पोजीशन, पेशेंट को क्या कर दो, साइड वाली पोजीशन दे दो, या फिर उसको सेमी प्रोन पोजीशन दे दो, मतलब कि कैसे दे दो, उल्टा लेटा के उसको पीठ पे क्या कर दो, रब कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका जो भी कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट व्हेन पेशेंट कंप्लेन अबाउट डिफिकल्टी इन swallowing। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा जब पेशेंट को क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है swallowing करने में। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पॉइंट वाइज देख सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो यहाँ पे पूछा आपसे कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले फर्स्ट चीज तो अपन क्या करेंगे, उसके चेक करेंगे गैग रिफ्लेक्स, चेक द गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, उसके गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे। गैग रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है कि वो सोलो कर पा रहा है कि नहीं, तो जो सोलोविंग वाला रिफ्लेक्स होता है उसको बोल सकते हैं अपन क्या, गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद में सेकंड अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, इन्फॉर्म द डॉक्टर
ठीक है। अब क्या करा अपन ने, सबसे पहले फर्स्ट क्या कर लिया, उसका गैग रिफ्लेक्स चेक कर लिया। उसके बाद में क्या करा, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। थर्ड क्या करेंगे, उसमें इंसर्ट कर देंगे अपन क्या, एनजी ट्यूब, इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको गिव द सेमी सॉलिड फीडिंग। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है अपन से कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या करेंगे जब क्या होता है, पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि उसको क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है सोलो करने में, खाने को सोलो नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऐसा पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, चेक करना है उसके गैग रिफ्लेक्स। अब गैग रिफ्लेक्स कैसे चेक करोगे, तो उसको आप थोड़ा सा वाटर दे सकते हो। वाटर दोगे तो आप उसको बोल सकते हो कि सिप ऑफ वाटर दो और उसको बोलो कि सोलो करे। अगर वो आसानी से सोलो कर पा रहा है मतलब कि पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। अगर पेशेंट सोलो नहीं कर पा रहा है या उसको सोलो करने में डिफिकल्टी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो गैग रिफ्लेक्स है वो अब्सेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले डिफिकल्टी होते से अपन को ऐसा नहीं करना है कि आप डॉक्टर को जाके बुला रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट ही एनजी ट्यूब डाल रहे हो। ठीक है। तो नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट कि पहले आप चेक करो कि पेशेंट को सोलोविंग की दिक्कत किस वजह से हो रही है। ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, गैग रिफ्लेक्स चेक कर लोगे फर्स्ट। उसके बाद में दूसरा एक्शन क्या होगा, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं करनी है जिसमें बॉडी में किसी भी चीज को इंसर्ट करते हैं। उसमें क्या चाहिए रहता है, डॉक्टर का कंसर्न चाहिए, रिटर्न कंसर्न। तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। फर्स्ट क्या करा, गैग रिफ्लेक्स चेक कर लिया जो नर्स को करना है। सेकंड क्या करा, उसने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद में थर्ड क्या करा, इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब। क्या करा उसने, एनजी ट्यूब को क्या कर दिया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि गैग रिफ्लेक्स क्या है, यहाँ पर अब्सेंट है। गैग रिफ्लेक्स जब अब्सेंट है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, सोलो नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या कर दिया उसने, एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में लास्ट में क्या करा, एनजी ट्यूब के थ्रू क्या दे दी उसको, सेमी सॉलिड फीडिंग। एनजी ट्यूब के थ्रू क्या करा, उसको आप फीडिंग स्टार्ट कर दी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा जब पेशेंट क्या करता है, कंप्लेन करता है कि उसको सोलो करने में डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब। इंडिकेशन मतलब कि क्या होता है कि संकेत, कि क्या क्या संकेत आपको दिखाई देते हैं जब आप एनजी ट्यूब को इंसर्ट करोगे। अब यहाँ पे एक वर्ड लग गया है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब क्या, कि किस किस कंडीशन में आपको एनजी ट्यूब का उपयोग नहीं करना है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऐसी कंडीशन में नहीं करना है जब पेशेंट की क्या हुई हो, नेजल सर्जरी हुई हो। ठीक है, कब यूज नहीं करना है, जब पेशेंट की क्या हुई हो, नेजल सर्जरी, क्योंकि एनजी ट्यूब क्या रहता है, नोज से एंटर करते हैं। अगर नाक की सर्जरी हुई हो कोई भी, तो उस कंडीशन में क्या नहीं करना है आपको, एनजी ट्यूब नहीं डालना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकती है, वहाँ की जो आर्टरी से या फिर वेन से वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है और नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अपन बोल सकते हैं आईसीपी इंक्रीज। ठीक है, अगर पेशेंट का क्या है, आईसीपी इंक्रीज है। आईसीपी का मतलब क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है। तो दो कॉम्प्लिकेशन जो दो कॉन्ट्राइंडिकेशन मेन एनजी ट्यूब की आपको याद रखनी है। एक तो नेजल सर्जरी, अगर पेशेंट की क्या हुई हो, नोज की कोई सर्जरी हुई हो, उस कंडीशन में अपन एनजी ट्यूब नहीं डालेंगे। सेकेंड है एनसीपी आईसीपी इंक्रीज, इंट्राकेरियल प्रेशर, अगर पेशेंट का क्या है, बड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या नहीं करोगे, नहीं करोगे। एनजी ट्यूब अगर अपन डालते हैं तो क्या होता है, इंट्राकेरियल प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पहले से ही उसको इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है कॉन्ट्राइंडिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, आगे बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब। ठीक है, अब ट्यूब तो अपन ने बात कर ली, लेकिन एनजी ट्यूब होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, इसको क्यों उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लिए, इंडिकेशन देख लिए कि इसका यूज कब करना चाहिए। ठीक है, अब ट्यूब भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट क्या हो सकता है, या फिर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, एनजी ट्यूब हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम अलग अलग टाइप के एनजी ट्यूब कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर, लेविन ट्यूब। ठीक है, जो सिंगल ल्यूमेन वाला ट्यूब होता है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक सिंगल ल्यूमेन दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही वे है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ओनली वन वे, या बोल सकते हो आपकी सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। ठीक है, लेविन ट्यूब से आपको याद रखना है कि ये कैसा होता है, सिंगल ल्यूमेन वाला
ट्यूब होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपन आगे और बात करें तो ये काई का बना होता है, ये रबड़ या प्लास्टिक का बना हो सकता है। अपन यहाँ पॉइंट लिख लेंगे, मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड रबर। ठीक है, प्लास्टिक से भी बन सकता है और रबर से भी बन सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट देख लिए अपन ने कि एक ये 1 वे होता है, मतलब कि सिंगल ल्यूमेन वाला ट्यूब होता है, ये प्लास्टिक और रबर का बना होता है। ठीक है, इसकी ट्यूब पे क्या होता है, एक टंगस्टन प्रेजेंट होता है। ट्यूब पे क्या प्रेजेंट होता है, एक टंगस्टन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प द स्ट्रेट ट्यूब इन स्टमक। ठीक है, आगे क्या लगा रहता है, इस ट्यूब के आगे की तरफ क्या लगा होता है, एक टंगस्टन लगा होता है। टंगस्टन बोल सकते हैं अपन क्या, कि एक एलिमेंट लगा होता है टंगस्टन का, जो क्या करता है, ये एक तरीके से वजन डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूब बाहर की तरफ नहीं आता है और ये स्टमक के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो क्लियर है। लेवन ट्यूब का मतलब क्या होता है, लेवन ट्यूब आपको याद रखना है कि एनजी ट्यूब का जो फर्स्ट अपन ने टाइप पढ़ा था वो था लेवन ट्यूब, जिसमें तो जिसकी खासियत क्या थी कि इसमें क्या होता है, सिंगल ल्यूमेन होती है, सिर्फ एक ही ल्यूमेन होती है फीडिंग देने के लिए। उसके बाद में दूसरी बात करी अपन ने क्या, कि इसमें क्या होता है, ये किसका बना होता है, तो मेड अप ऑफ प्लास्टिक और रबर, ये प्लास्टिक या रबर का बना होता है। उसके बाद में है ट्यूब पे क्या होता है, एक टंगस्टन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, स्टमक के अंदर इसको बनाए रखता है, मतलब वापस से रिमूव नहीं होने देता है। ठीक है, तो क्लियर है। लेवन ट्यूब क्या, सिर्फ लेवन ट्यूब से आपको इतना ही याद रखना है कि सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है जो फीडिंग के लिए पेशेंट में यूज किया जाता है, जिसको अपन राइस ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सेकेंड टाइप का ट्यूब देखेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सालेम सम ट्यूब। ठीक है, अब सालेम सब ट्यूब से आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर क्या होती है, सिंगल ल्यूमेन होती है, और इसमें आपको याद रखना है यहाँ पर क्या होती है, डबल ल्यूमेन होती है। ठीक है, सालेम स्टम ट्यूब क्या होता है, डबल ल्यूमेन वाला ट्यूब होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें 2 ल्यूमेन है, एक ल्यूमेन तो ये है और एक ल्यूमेन ये है। ठीक है, तो ये डबल ल्यूमेन ट्यूब होता है। एक ल्यूमेन से तो क्या करते हैं आप, यहाँ से क्या करते हैं अपन, या तो कंटेंट को रिमूव करवाते हैं या फिर फीडिंग देते हैं, जबकि दूसरी ल्यूमेन को क्या बोलते हैं, एयर वेंट बोलते हैं। दूसरी ल्यूमेन को अपन क्या बोलते हैं, एयर वेंट। एयर वेंट मतलब क्या होता है कि यहाँ से क्या होती है, जो एयर रहती है वो पास आउट होती है, ताकि जो ट्यूब है वो स्टमक के अंदर चिपके नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या रहती है, यहाँ पर एक एयर वेंट लगा होता है, जिसके अंदर से एयर पास होती है। ठीक है, तो दोनों ट्यूब सिंपल है, आपको बस याद रखना है कि जो लेवन ट्यूब होता है, ये फर्स्ट ट्यूब है जो अपन ने पढ़ा था, जो सिंगल ल्यूमेन वाला था, जो किसका बना होता है, प्लास्टिक और रबर का बना होता है, जिसके जो टिप रहती है यहाँ पे एक टंगस्टन प्रेजेंट होता है। टंगस्टन मतलब क्या होता है, तो एक धातु बोल सकते हो आप, जो क्या करती है, एक वेट को बना के रखती है, जिससे जो ट्यूब है वो स्टमक से बाहर नहीं आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात करी सालेम सम ट्यूब की, तो जो सालेम सम ट्यूब है, इसका याद रखना है कि इसमें क्या होती है, डबल ल्यूमेन होती है। एक ल्यूमेन जो फर्स्ट ल्यूमेन होती है, उससे तो क्या करते हैं, इसको भी लिख लो, फर्स्ट ल्यूमेन, दोनों के फंक्शन लिख लो, फर्स्ट ल्यूमेन, सेकेंड ल्यूमेन। ठीक है, फर्स्ट ल्यूमेन जो रहती है, इसे अपन क्या करते हैं, फीडिंग देते हैं, या बोल सकते हो आपकी सक्शन करते हैं, जो भी कंटेंट है स्टमक का उसको सक्शन करके रिमूव करवाते हैं। सेकेंड ल्यूमेन जो होता है वो उसको क्या किस नाम से जानते हैं अपन, एयर वेंट के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, एयर को मेंटेन करने का काम करता है, मतलब कि एयर को पास करने का काम करता है। ठीक है, तो दोनों टाइप क्लियर है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा कौन सा, लेवन ट्यूब, एंड सेकेंड अपन ने कौन सा पढ़ा, सालेम स्टम ट्यूब। ठीक है, अब एक और चीज याद रखनी है, जो लेवन ट्यूब होता है मोस्ट कॉमनली किस लिए यूज करते हैं अपन, तो यूज फॉर फीडिंग। ठीक है, इसको अपन मोस्ट कॉमनली फीडिंग के लिए यूज करते हैं, जबकि आपका जो सालेम स्टम ट्यूब है, इसको मोस्ट कॉमनली किस लिए यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सक्शनिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इसको किसके लिए यूज करते हैं, सक्शनिंग के लिए। याद क्यों कैसे रखना है आपको, क्योंकि इसमें डबल ल्यूमेन होती है, क्योंकि अपन सक्शन करेंगे तो लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, फ्लूइड को तेजी से रिमूव करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्यूब स्टमक के अंदर चिपक सकता है। इसलिए इसके अंदर क्या पाई जाती है, डबल ल्यूमेन पाई जाती है, जो एयर के प्रेशर को भी क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि जो लेवन ट्यूब है वो फीडिंग के लिए यूज होता है, जबकि जो सालेम स्टम ट्यूब है वो सक्शनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, दोनों ट्यूब क्लियर है। आगे देखें हम,
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं इंटेस्टाइनल ट्यूब। अभी अपन ने कौन से ट्यूब की बात करी, अपन ने एनजी ट्यूब की बात करी, जो नोज से कहाँ पर डाल रहे थे, स्टमक में डाल रहे थे। अब यहाँ पे नाम आपको दिखाई दे रहा है इंटेस्टाइनल ट्यूब, ठीक है। तो ये भी आप कहाँ से डालोगे, नोज से डालोगे, पर ये ट्यूब कहाँ तक जाएगा, आपके इंटेस्टाइन तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ट्यूब जो कहाँ तक जा रहा है, आपके नोज से इंटेस्टाइन तक जा रहा है, उस ट्यूब को आप क्या बोलोगे, इंटेस्टाइनल ट्यूब। तो ये भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में 2 लाइन लिख लो। इंटेस्टाइनल ट्यूब क्या होता है, इंटेस्टाइनल ट्यूब इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वाया द नोज, ठीक है। तो क्या होता है, डायरेक्ट लिख लो, नोज टू इंटेस्टाइन, ठीक है। बस इतना याद रख लो कि इंटेस्टाइनल जो ट्यूब रहता है उसको कहाँ से इंसर्ट करते हैं, तो नोज टू इंटेस्टाइन, नाक से लेकर कहाँ तक डालते हैं इसको, इंटेस्टाइन तक डालते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट आपको नाम दिख रहा है कैंटोर, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है आपका कैंटोर, ठीक है। फर्स्ट ट्यूब नाम क्या है, कैंटोर ट्यूब होता है, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या होता है, मिलर एबॉट ट्यूब। उसके बाद में थर्ड कौन सा होता है, हैरिस ट्यूब। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूब होते हैं। अब तीनों ट्यूब भी कहाँ जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, इसलिए तीनों का नाम क्या है, इंटेस्टाइनल ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, कुछ कुछ डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से इनको क्या किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है, और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक याद रख सकते हो आप, CM हाउस, ठीक है। क्या याद रख सकते हो, इंटेस्टाइनल ट्यूब कहीं पर भी आया तो आप ट्रिक याद रख सकते हो, लिख लो CM हाउस, ठीक है। CM हाउस से क्या याद रखोगे, इंटेस्टाइनल ट्यूब कहीं भी आता है नाम याद आना चाहिए कि 3 थे, क्या नाम थे उसमें, तो CM हाउस था, C से याद आ जाना चाहिए कैंटर ट्यूब, M से याद आ जाना चाहिए मिलर एबर्ट ट्यूब, और हाउस से याद आ जाना चाहिए S से हैरिस ट्यूब, ठीक है। तो अब कभी नहीं भूलोगे कि इंटेस्टाइनल ट्यूब क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ट्रिक याद रखनी है, CM हाउस, C से कैंटर ट्यूब, M से मिलर एबर्ट ट्यूब, एंड S से हैरिस हाउस से हैरिस ट्यूब, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अपन बात करते हैं अब तीनों को याद करने का आसान तरीका क्या है, आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो दोनों होता है, इसमें क्या होती है, याद रख लो कि इसमें क्या होती है, सिंगल ल्यूमेन होती है। तो इसको दोनों को क्या बोलते हैं अपन, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। लास्ट वाला जो होता है हैरिस ट्यूब, ये भी कैसा होता है, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला कौन सा आपका कैंटर है, जो कैसा होता है, सिंगल ल्यूमेन का होता है, मतलब इसमें एक ही रास्ता होता है। दूसरा अपन ने देखा है हैरिस ट्यूब, इसमें भी क्या होता है, एक ही रास्ता होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, ठीक है। उसके अपोजिट अगर अपन मिलर ट्यूब की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, डबल ल्यूमेन होती है। तो इसमें लिख लो डबल ल्यूमेन ट्यूब, ठीक है। बहुत सारे टाइप के डिफरेंट ट्यूब होते हैं, और आपको जब आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ये तो पता रहता है कि ये ट्यूब नोज से स्टमक तक एंटर करते हैं, पर अपन को ये याद नहीं आ पाता है कि कौन सा ट्यूब किस यूज में आता है, और कौन सा इंटेस्टाइन में जाएगा और कौन सा स्टमक में। तो याद रखने का सिंपल तरीका अपन ने फर्स्ट देख लिया, फर्स्ट याद रख लिया याद कि लेमन ट्यूब होता है और एक सालेम स्टम ट्यूब होता है, एक सिंगल ल्यूमेन था और एक डबल ल्यूमेन था। सिर्फ ल्यूमेन से याद रखो तो आपके सारे डाउट क्लियर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में इंटेस्टाइन की बात करें अपन, तो ट्रिक आप बस याद रख लो कि CM हाउस होता है, C से याद हो जाएगा आपको कैंटर ट्यूब होता है, M से याद हो जाएगा मिलर अबाउट होता है, और S से हैरिस ट्यूब होता है, ठीक है। अब याद रखने का तरीका क्या है कि ऊपर वाला और लास्ट वाले को एक साथ याद रख लो कि ये दोनों क्या होते हैं, सिंगल ल्यूमेन के ट्यूब होते हैं, मतलब इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक ही वे पाया जाता है। और मिलर से याद रख लो कि इसमें क्या होते हैं, डबल ल्यूमेन ट्यूब वाला होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन याद करेंगे कि इसका देखेंगे कि इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्यों डाल रहे हैं अपन, एनजी ट्यूब अगर अपन नोज से स्टमक तक डाल रहे थे तो आपको पता था कि आप फीडिंग करवाने के लिए डाल रहे थे, या फिर जो भी स्टमक का कंटेंट है उसको आप रिमूव करवाना चाहते थे, ठीक है। पर यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि ट्यूब कहाँ पर जा रहा है, आपके इंटेस्टाइन तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे भी एक अलग रीजन होगा या अलग पर्पस होगा जिसके लिए आप इंटेस्टाइन तक इस ट्यूब को इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो लिख लो रीजन क्या हो सकता है इसका, रीजन फॉर इंसर्शन, क्या रीजन हो सकता है इसका, तो अपन बोल सकते हैं क्या हो सकता है, रिमूव इंटेस्टाइनल
डीकम्प्रेशन, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर डालते हैं। उससे याद रख लेना आप कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या करना है, रिमूव करना है, किसको, डीकम्प्रेशन करना है। डीकम्प्रेशन मतलब उसके अंदर जो भी एयर फिल हो गई है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। डीकम्प्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूव करना, रिमूव गैस या बोल सकते हो आप एयर इनटू इंटेस्टाइन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेशन। तो इंटेस्टाइन के अंदर से अगर आपको गैस निकालनी है, आपकी आंतों के अंदर से आपको अगर गैस निकालनी है या एयर को पास करवाना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूब का यूज करते हैं। वो ट्यूब क्या होता है, 3 अलग अलग टाइप के ट्यूब आते हैं। फर्स्ट होता है कैंटर ट्यूब, सेकेंड होता है मिलर अबाउट ट्यूब, और थर्ड वाला कौन सा होता है आपका, हैरिस ट्यूब। दोनों को याद रखने के लिए ट्रिक याद बता दी आपको मैंने, क्या कि जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है एक साथ याद रख लो कि दोनों सिंगल लूमेन के होते हैं, मतलब एक ही रास्ता होता है। और सेकंड वाला क्या याद रखना है आपको, उनको मिलर अबाउट ट्यूब, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, डबल ल्यूमेन पाई जाती है, ठीक है। अगर अपन बात करें आपकी कौन सा ट्यूब किस लिए यूज होता है, तो जो सिंगल ल्यूमेन वाले दोनों ट्यूब होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, यूज फॉर इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेशन, ठीक है। और जो लास्ट वाला होता है ये भी सिंगल ल्यूमेन है, तो एक ल्यूमेन से आप क्या कर पाओगे, सिर्फ एयर को ही निकाल पाओगे, गैस को निकाल पाओगे। तो इसलिए इसका यूज भी क्या होता है, इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेशन के लिए, इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेशन के लिए, ठीक है। दोनों क्लियर है, दोनों एक साथ याद हो जाएंगे आपको कि दोनों सिंगल ल्यूमेन वाले होते हैं और दोनों का यूज इंटेस्टाइन को डीकम्प्रेस करने के लिए, मतलब उसके अंदर से एयर और जो भी गैस होती है उसको रिमूव करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो मिलर अबाउट ट्यूब है ये कुछ डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, डबल ल्यूमेन। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 2 ल्यूमेन क्यों दी गई होगी, तो अपन कैसे याद रखेंगे, इसमें फर्स्ट ल्यूमेन से तो अपन क्या करवाएंगे, इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेशन करवाएंगे, इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेशन, ठीक है। इसको मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि पहले आपको ऊपर वाला याद रखना है और नीचे वाला, क्योंकि दोनों लगभग सेम है। उसके बाद में लास्ट में आपको कौन सा याद रखना है, मिलर अबाउट ट्यूब को याद रखना है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट वाली जो ल्यूमेन रहती है इससे तो अपन इंटेस्टाइन को क्या करवाएंगे, डीकम्प्रेस करवाएंगे, और दूसरी ल्यूमेन से क्या कराएंगे, ड्रेन करवाएंगे, ड्रेन इंटेस्टाइनल कंटेंट, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा हो तो देख लेना, कंटेंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इंटेस्टाइनल कंटेंट को क्या करवाना, ड्रेन करवाना, मतलब कि वहां से निकालना है अगर आपको, तब आप कौन सा ट्यूब डालोगे, मिलर अबाउट ट्यूब का यूज करोगे। तो क्लियर है, तीनों क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूब होते हैं। फर्स्ट होता है कैंटोर, उसके बाद में नेक्स्ट होता है मिलर अबाउट ट्यूब, और होता है हैरिस ट्यूब। दोनों में सिंगल ल्यूमेन होती है, मिलर में याद रखना है कि डबल ल्यूमेन होती है। 2 ल्यूमेन का यहाँ पर काम क्या है, तो फर्स्ट ल्यूमेन का काम होता है यहाँ पर कि इंटेस्टाइन का जो भी गैस वगैरह रहती है उसको क्या करना है, डीकम्प्रेस करवाना है, और दूसरे ल्यूमेन का काम यहाँ पे क्या होता है कि ड्रेन करवाना है जो भी उसका कंटेंट है, ठीक है। तो ये क्लियर है अपना इंटेस्टाइनल ट्यूब। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कैथेटर है या फिर कौन सा ट्यूब है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सिंगल ल्यूमेन दिखाई दे रही है, ल्यूमेन कितनी दिखाई दे रही है, सिर्फ एक ल्यूमेन दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक बलून दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंगल लूमेन से अपन ने याद कर अभी देखा था कि सिंगल लूमेन किसमें होती है, तो जो आपका कौन सा होता है, कैंटर ट्यूब होता है, ठीक है। कैंटर ट्यूब में क्या होती है, सिंगल लूमेन होती है, और उसमें क्या लगा होता है, एक बलून लगा होता है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा अपना, कैंटर ट्यूब, कैंटर ट्यूब जो कि क्या है, इंटेस्टाइनल ट्यूब है, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है यहाँ पर कि सिंगल ल्यूमेन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्या है यहाँ पर, सिंगल ल्यूमेन है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, बलून लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बलून लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि एनजी ट्यूब जो रहता है उसमें क्या नहीं रहता है, बलून नहीं रहता है। तो अगर एनजी ट्यूब आपको डाउट होता है कि सिंगल लूमेन तो उसमें भी होता है, उसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी बलून नहीं पाया जाता है, पर इंटेस्टाइन वाला जो रहता है इसमें बलून पाया जाता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, कैंटर वाला हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इमेज है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले अपन को सबसे पहली चीज क्या देखना है, उसका ल्यूमेन, ल्यूमेन से ही हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है आपको, 1 ल्यूमेन एंड 2 ल्यूमेन। क्या दिख रही है आपको, 2 ल्यूमेन दिखाई दे रही है, 2 ल्यूमेन बोल सकते हैं या डबल ल्यूमेन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ल्यूमेन जो रहती है ये तो क्या होती है,
डीकम्प्रेस करवाने के लिए होती है। ठीक है, फर्स्ट ल्यूमेन क्या होती है, डीकम्प्रेस करवाने का काम करती है, और जो सेकेंड ल्यूमेन रहती है वो क्या करती है, ड्रेन करवाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि डबल ल्यूमेन है, एक क्या करती है, डीकम्प्रेस करवाती है, और दूसरी क्या करती है, ड्रेन करवाती है। तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा ट्यूब है, कौन सा ट्यूब की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। जो सेकेंड टाइप अपन ने देखा था, कौन सा देखा था, मिलर एबॉट ट्यूब। ठीक है, डबल ल्यूमेन आ गया, इमेज में देखते से पहचान लेना है कि ये कौन सा ट्यूब है, मिलर अबॉट ट्यूब है। अब आपने कैसे पता लगाया कि ये इंटेस्टाइनल है या एनजी ट्यूब है, तो अपन ने कैसे पता लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बलून प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लियर है, बलून प्रेजेंट है मतलब इंटेस्टाइनल ट्यूब है। ल्यूमेन देखी तो 2 ल्यूमेन दिखाई दी, 2 ल्यूमेन से याद आ जाना चाहिए कि फर्स्ट वाली तो डिकम्प्रेशन करवाने का काम करवा रही थी, और सेकेंड वाली जो भी उसका इंटेस्टाइन का कंटेंट है उसको ड्रेन करवाने में हेल्प कर रही थी। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, मिलर अबॉट ट्यूब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखेंगे अपन, कौन सा ट्यूब होता है, ईसोफेजियल ट्यूब। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, ऐसा ट्यूब जो कहाँ पर लगाते हैं, ईसोफेगस में लगाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं अपन, ईसोफेजियल ट्यूब बोलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, इंसर्ट ईसोफेगस टू डायरेक्ट इसमें अपन लिख सकते हैं कि कहाँ पे लगाते हैं इसको, इंसर्ट इनटू ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस का मतलब क्या होता है, आहार नली। ठीक है, जहाँ पर आपका क्या होता है, जहाँ से आप फूड खाते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। तो उस नली में उस पार्ट में जो भी क्या करते हैं, ट्यूब लगाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ईसोफेजियल ट्यूब। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, 2 अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला होता है सैंडस्टोन ब्लैक मोरे ट्यूब, एंड सेकेंड होता है मिन्नेसोटा ट्यूब। ठीक है, नाम इसके थोड़े से डिफिकल्ट है, तो आपको लिख के याद करना पड़ेगा कि ईसोफेगल जो ट्यूब थे उसके नाम क्या थे, थोड़े से डिफरेंट थे। फर्स्ट वाले को तो एनजी ट्यूब का आपको याद रह जाएगा, लेविन एंड सालेमिस्टम ट्यूब। सेकंड वाला जो इंटेस्टाइनल है उसके लिए अपन ने ट्रिक देख ली है, सीएम हाउस, तो उससे आपको याद रहेगा। उसके बाद में ईसोफेगस से किस याद रखोगे आप, तो आपको याद रखना है जो इसका नाम था वो क्या था, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम था। डिफिकल्ट नाम था मतलब थोड़ा सा बड़ा था और समझ में नहीं आ रहा था, तो उससे आपको याद रहेगा वो ट्यूब कौन सा था, ईसोफेगस ट्यूब था। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा होता है, सैंडस्टोन ब्लैक मोरे ट्यूब होता है। तो फर्स्ट इसके बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले ल्यूमेन देख लेंगे कि इसके अंदर क्या रहती है, ट्रिपल ल्यूमेन रहती है। कैसा ट्यूब होता है ये, ट्रिपल। अभी तक जितने भी अपने ट्यूब देखे हैं उसमें सिंगल ल्यूमेन थी या फिर डबल ल्यूमेन थी, यहाँ पर क्या होती है, अब नई बात देखने को मिली अपन को, क्या, ट्रिपल ल्यूमेन वाला, ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें क्या होती है, ट्रिपल ल्यूमेन होती है, मतलब इसके अंदर 3 ल्यूमेन पाई जाती है। ठीक है, अब तीनों ल्यूमेन क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, तो तीनों ल्यूमेन लिख लेंगे अपन यहाँ पर। इसमें कोई बहुत सारी थ्योरी भर भर के लिखनी नहीं होती है, सिर्फ अपन को इतना याद रखना होता है कि क्या क्या मेन पॉइंट है, और अगर मेन पॉइंट आपको याद रहता है तो आप उससे रिलेटेड बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो ल्यूमेन में क्या होता है, फर्स्ट ल्यूमेन होती है, सेकेंड ल्यूमेन होती है और थर्ड ल्यूमेन होती है। ठीक है, तो ट्रिपल ल्यूमेन वाले ट्यूब में क्या होती है, 3 ल्यूमेन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ल्यूमेन से क्या करते हैं, 1 ल्यूमेन फॉर इन्फ्लेट द बैलून, इन्फ्लेट द बैलून। ठीक है, फर्स्ट ल्यूमेन जो होती है वो क्या करती है, जो बैलून लगा होता है उसको इन्फ्लेट, मतलब उसमें हवा भरने का, हवा भरने के लिए होती है, हवा भरने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड ल्यूमेन होती है वो क्या करती है, सक्शन के लिए होती है, फॉर सक्शनिंग। ठीक है, सक्शनिंग मतलब क्या है, इसोफेगस के अंदर क्या हो गया है, अगर कोई ब्लड फंस गया है या कोई सिक्रेशन फंस गए हैं या फिर कोई अदर पार्टिकल्स फंस गया है, तो उसको क्या करते हैं अपन, रिमूव करवाते हैं, जिसको अपन बोल देंगे सक्शन करना। ठीक है, तो वहाँ के कुछ भी कंटेंट को आप रिमूव करवाते हो, या फिर जो फूड है वो अगर वहाँ फंस गया है तो उसको रिमूव करवाने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड ल्यूमेन का आप यूज़ करते हो। उसके बाद में आ जाएगा थर्ड ल्यूमेन। ठीक है, थर्ड ल्यूमेन से क्या करते हैं अपन, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फॉर अप्लाई प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कहाँ अप्लाई कर रहे हैं अपन, इसोफेगस के ऊपर, इनटू इसोफेगस
इसोफेगस, नहीं तो फिर पूछोगे कि बाद में कि प्रेशर अप्लाई कहाँ करा था, ठीक है। तो इसलिए अपन को याद रखना है कि प्रेशर कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अपन, इसोफेगस के अंदर, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, इसोफेजियल ट्यूब कहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, इसोफेगस के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है सैंडस्टोन ब्लैकमोरे ट्यूब, नाम से याद रखने का तरीका क्या बताया था कि नाम क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब कि आसानी से समझ नहीं आएगा, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है कि इसमें ट्रिपल लुमेन होती है। फर्स्ट ल्यूमेन क्या करती है, बैलून को इन्फ्लेट करने में या उसमें एयर भरने के काम में आती है। सेकेंड ल्यूमेन जो होती है वो सक्शन करने में, मतलब जो भी वहाँ का कंटेंट है, इसोफेगस के अंदर जो भी कंटेंट है, रिमूव कंटेंट, लिख लो कंटेंट, रिमूव कंटेंट, जो भी इसोफेगस का कंटेंट है उसको रिमूव करने के यूज में आती है। थर्ड वाली जो रहती है फॉर अप्लाई प्रेशर इनटू इसोफेगस, इसोफेगस के ऊपर क्या प्रेशर अप्लाई करने के लिए काम में आती है। प्रेशर अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि ट्यूब जो है वो वापस से बाहर नहीं निकल जाए, आप सक्शन करने जा रहे हो और वो ट्यूब वापस से रिमूव नहीं हो पाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं वहाँ पर, ठीक है, सक्शन प्रेशर, उसके लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ट्रिपल लूमेन वाला ट्यूब समझ में आ गया आपको क्या होता है, सैंडस्टोन ब्लैकमोरे ट्यूब। आगे इसकी इमेज भी देखेंगे अपन। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन मिन्नेसोटा ट्यूब। क्या नाम है यहाँ पे, मिन्नेसोटा ट्यूब, नाम थोड़ा सा अजीब है पर याद करना पड़ेगा कि सैंडस्टोन ब्लैकमोरे ट्यूब के बाद में क्या आता है, एक और ट्यूब आता है जिसको आप इसोफेगस में डालते हो, जिसका नाम क्या होता है, मिन्नेसोटा ट्यूब होता है, ठीक है। इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, बस इतनी बात याद रखनी है कि इसके अंदर ल्यूमेन जो रहती है वो कितनी होती है, 4 ल्यूमेन होती है, ठीक है। इसके बाद खास बात क्या है, बस याद रखना है कि इसमें क्या होती है, 4 ल्यूमेन होती है, 4 ल्यूमेन ट्यूब होता है ये, ठीक है। मेन पॉइंट याद क्या करना है अपन को, अभी तक अपन ने सिंगल लूमेन देख लिया, डबल लूमेन देख लिया और एक सैंडस्टोन देख लिया जिसमें ट्रिपल लूमेन थी, तीनों लूमेन का फंक्शन क्या होता है वो देख लिया। उसके बाद में अपन नई चीज अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 लूमेन वाला ट्यूब, ठीक है। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 4 लूमेन वाला ट्यूब, ठीक है। तो 3 ल्यूमेन तो उसमें सेम ऐसी कैसी होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, सेम होती है, ठीक है। बस इसका क्या होता है, जो सैंडस्टोन ब्लैकमोरे ट्यूब था ना उसी का नया ट्यूब आ गया है या फिर मॉडिफिकेशन ट्यूब आ गया है, जिसको अपन ने नया नाम रख दिया है क्या, मिन्नेसोटा ट्यूब। बाकी सेम फंक्शन करता है ये। फर्स्ट वाला क्या करता है ये, तो फर्स्ट वाला ल्यूमेन जो रहता है वो इन्फ्लेट करता है बैलून को, ऊपर से लिख लेना आप, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ बस बता रही हूँ, ठीक है। इन्फ्लेट करता है बैलून को। उसके बाद में सेकंड क्या करता है, सक्शनिंग करने के फंक्शन करता है ये। तीसरा क्या करता है ये, प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तीसरा क्या करता है ये, प्रेशर अप्लाई करता है। उसके बाद में जो चौथा वाला होता है ल्यूमेन वो क्या करता है, सिक्रेशन को रिमूव करवाता है, रिमूव सिक्रेशंस, ठीक है। जो इसोफेगस के अंदर के सिक्रेशन से उसको रिमूव करवाने का काम करता है, ठीक है। क्लियर है। इसोफेजियल ट्यूब ऐसा ट्यूब जो इसोफेगस में इंटर किया जाता है। सैंडस्टोन ब्लैकमोरे ट्यूब होता है जो ट्रिपल लूमेन का होता है। फर्स्ट लूमेन से बलून इन्फ्लेट करते हैं, सेकेंड से सक्शनिंग करते हैं, मतलब कंटेंट को बाहर निकालते हैं, और तीसरे से सक्शन प्रेशर अप्लाई करते हैं। मिन्नेसोटा जो होता है वो सैंडस्टोन ब्लैकमोरे ट्यूब का ही क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, 4 लूमेन होती है। एक नई लूमेन जो रहती है वो क्या करती है, सीक्रेशन को रिमूव करवाने का काम करती है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं, 2 ट्यूब और होते हैं इसके आगे, ठीक है। इमेज देख लेते हैं पहले अपन, कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, सैंडस्टोन ब्लैकमोरे ट्यूब। कौन सा ट्यूब होता है ये, सैंडस्टोन ब्लैकमोरे ट्यूब होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसोफेजियल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं अपन, गैस्ट्रिक सक्शन पोर्ट होता है जहाँ से क्या करते हैं अपन, बलून को इन्फ्लेट करते हैं। उसके बाद में गैस्ट्रिक बलून होता है जो कि 600 सीसी का होता है। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे 250, मतलब ये अलग अलग साइज के बता रखे हैं कि ये ट्यूब होते हैं। बाकी अपन को इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है, अपन को बस याद रखना है कि इसमें क्या होते हैं, 3 लूमेन प्रेजेंट होती है, ये 1 लूमेन, 2 लूमेन, 3 लूमेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक बलून लगा होता है। एक लूमेन से क्या करते हो, बलून को इन्फ्लेट करते हो। एक लूमेन से प्रेशर अप्लाई करते हो। तीसरे से क्या करते हो, यहाँ पर जो भी इसोफेगस के अंदर जो कंटेंट है उसकी सक्शनिंग कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को, इसका डिफरेंस देखिए अपन, तो ये कौन सा ट्यूब है, अब मिन्नेसोटा, ये इसी का क्या है, मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब उसी ट्यूब को क्या कर दिया है, नया तरीके से बना के आपके सामने क्या कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, मिन्नेसोटा ट्यूब। सेम वैसा ही दिखाई देता है, इसके फंक्शन भी सेम होते हैं। यहाँ पर बलून प्रेजेंट होता है जो इसोफेगस में जाके क्या कर देते हैं अपन, इन्फ्लेट, ताकि वो वापस से रिमूव ना हो पाए। बस यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे 4 लूमेन होती है, फर्स्ट लूमेन, सेकेंड लूमेन, थर्ड लूमेन एंड फोर्थ लूमेन। इसके बारे में अपन ने आगे बात कर ली है कि चारों लूमेन क्या करती है, ठीक है। क्लियर है। इमेज देख लो सब एक बार, आगे बढ़ते हैं।
अब आइडेंटिफाई करना है कि ये इमेज कौन सी है। क्या ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो फंडामेंटल में जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं वो इमेज बेस्ड ही आते हैं। इमेज बता देगा आपको ट्यूब की और बोलेगा कि पहचानो कि ये कौन सा ट्यूब है। याद रखने का तरीका मैंने एक ही बताया है कि एक तो आपको नाम याद रखना है, दूसरी चीज़ ल्यूमेन याद रखनी है कि किसमें कौन सी ल्यूमेन थी। ठीक है, अगर आपको ल्यूमेन याद आ जाती है तो मोस्टली आप इमेज के द्वारा ही देख सकते हो। तो सबसे पहले इमेज देखते से अपन को क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे ल्यूमेन 3 ल्यूमेन दिखाई दे रही है, 1 2 3। तो आप क्या पता लगा लोगे इससे, 3 ल्यूमेन वाला सिर्फ एक ही ट्यूब पढ़ा अपन ने, कौन सा पढ़ा है, सैंडस्टोन ब्लैक मोरे। ठीक है, ब्लैक मोरे ट्यूब 3 लूमेन वाला एक ही ट्यूब पड़ा है जिसका नाम क्या था, सैंडस्टोन ब्लैक मोरे ट्यूब था। कुछ बड़ा सा नाम था, इतना याद रख लेना। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बलून भी लगा होता है। तो क्लियर है, इमेज देख के पहचान लोगे आप कौन सा क्वेश्चन है ये। तो सैंडस्टोन ब्लैक मोरे ट्यूब का है क्योंकि इसमें 3 लूमेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन लेवेज ट्यूब। ठीक है, लेवेज ट्यूब क्या होता है, अब लेवेज से याद रखने का बोला था मैंने, क्या होता है, लेना। लेवेज मतलब क्या होता है, लेना। लेना मतलब क्या, क्या लेना है, तो जो भी जो कंटेंट है उसको रिमूव करवाना है। ठीक है, लेना है, क्या लेना है अपन को, स्टमक का कंटेंट। क्यों लेंगे कंटेंट स्टमक का, क्या यूज में आएगा आपके, कुछ यूज में आएगा क्या, क्यों ले रहे हैं अपन यहाँ पे कंटेंट, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पेशेंट ने क्या किया है, पॉइजनिंग करा है या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस का यूज करा है, तो पेशेंट की जान को क्या हो सकता है, उससे खतरा हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, लवास ट्यूब का यूज करते हैं, मतलब स्टमक के कंटेंट को क्या करवाते हैं, रिमूव। तो ये जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि पॉइजन वाले पेशेंट में कौन से ट्यूब का यूज करेंगे, तो आप बोल सकते हो कौन सा करना है, लवास ट्यूब का उपयोग करना है। ठीक है, अब जो लवास ट्यूब होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। लवास ट्यूब जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा होता है, लावा क्वेटर होता है, और सेकंड कौन सा होता है, एवाल्ड ट्यूब होता है। ठीक है, क्या याद रखोगे, लवास ट्यूब 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है लेवेक्वेटर ट्यूब और सेकंड होता है एवाल्ड ट्यूब, है ना। अब इसकी खासियत क्या होती है कि ये कैसा होता है, ओरोगेस्ट्रिक होता है। तो लिख लो आगे, इट इज अ ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब। कैसा होता है ये, ओरोगेस्ट्रिक होता है, मतलब इसको कहाँ से इंसर्ट करते हैं, इसको माउथ से इंसर्ट करते हैं। ऊपर लिख लो, माउथ से इंसर्ट कहाँ से करते हैं इसको, माउथ से। नेजोगेस्ट्रिक मतलब नाक से डाल रहे थे, और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, वो मुंह से डाल रहे हैं ट्यूब को, इसको अपन क्या बोल देंगे, ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब बोल देंगे। क्योंकि पॉइजन अगर पेशेंट ने पिया है तो लार्ज अमाउंट में आपको कंटेंट को खींचना पड़ेगा या सक्शन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, नाक से न डालते हुए ट्यूब आपने कहाँ से डाल दिया, माउथ से डाल दिया, ताकि आसानी से क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट को बाहर ले पाओ। तो ऐसा ट्यूब जो क्या होता है, माउथ से डाला जाता है, उसको याद रख लेना आप कि वो पॉइजन वाले पेशेंट में यूज होता है। उसको अपन लेवेस ट्यूब के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्स्ट अपन टाइप देख रहे हैं, लेवा क्वेटर। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, ये ट्यूब कैसा होता है, ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर ल्यूमेन की बात करें तो इसके अंदर भी कितनी होती है, 2 ल्यूमेन होती है, डबल ल्यूमेन ट्यूब। कैसा होता है ये, डबल ल्यूमेन ट्यूब होता है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे ट्यूब बना लें तो इसमें 2 ल्यूमेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक ल्यूमेन से क्या करेंगे अपन, रिमूव करवाएंगे कंटेंट को, रिमूव कंटेंट। और सेकेंड जो लूमेन रहती है वो क्या करेगी, एयरवेंट की तरह काम करेगी। एयरवेंट अपन ने आगे पढ़ लिया क्या होता है एयरवेंट, कि एयर को मेंटेन करेगी वो। ठीक है, जो स्टमक की एयर है उसको बाहर निकालेगी, बाहर की एयर को अंदर जाने का परमिशन देगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, डबल लूमेन का होता है ना। ताकि जब आप क्या करते हो, लार्ज अमाउंट में क्या करते हो, प्रेशर के साथ अगर आप पॉइजन को बाहर खींचते हो तो जो ट्यूब है वो स्टमक जैसे खाली होता है, तो ट्यूब वहाँ पे क्या हो सकता है, स्टक हो सकता है या चिपक सकता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो एयरवेंट इसलिए पाया जाता है कि ये क्या करता है, एयर के प्रेशर को मेंटेन करेगा, जिसकी मदद से क्या होगा, जो ट्यूब है वो अंदर की तरफ चिपकेगा नहीं। ठीक है, अब इस ट्यूब का यूज क्यों करते हैं, तो यूज लिख लो नेक्स्ट। यूज किस लिए यूज करेंगे, पहले ही पढ़ लिया अपन ने, किस लिए यूज कर रहे हैं, पेशेंट के लिए यूज कर रहे हैं। कौन से पेशेंट के लिए, जिसने क्या करा है, पॉइजन करा है। तो यूज फॉर सक्शनिंग। सक्शन का मतलब ही होता है कि क्या करना है, उस कंटेंट को खींचना है। ठीक है, स्टमक कंटेंट, स्टमक कंटेंट को सक्शन करने के लिए इस ट्यूब का यूज किया जाता है। या फिर एक और पॉइंट बोल सकते हो कि लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट सक्शन। लार्ज अमाउंट में अगर आपको क्या करना है, स्टमक से
कंटेंट को बाहर निकालना है या जहर को बाहर निकालना है, तो इस कंडीशन में अपन इस ट्यूब का लेवेक्वेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया? क्या याद रखना है अपन को, जो लेवेस ट्यूब होता है वो पेशेंट में यूज़ करते हैं, जो पॉइजन वाला होता है। इसमें टाइप देखा अपन ने लेवेक्वेटर ट्यूब, है ना। इसमें अपन ने एक बात अलग बात क्या देखी है कि ओरोगेस्ट्रिक होता है, माउथ से डाल रहे हैं। क्यों याद, कैसे याद रखेंगे अपन, तो इसमें क्या होती है, डबल ल्यूमेन प्रेजेंट होती है। जो फर्स्ट वाली होती है वो कंटेंट को रिमूव करवाती है, सेकेंड वाली एयर वेंट को, मतलब कि एयर को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या होता है यहाँ पे, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड रहता है उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो फंक्शन पूछे, इसका फंक्शन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है इसका, लार्ज अमाउंट में अपन स्टमक के कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इवाल ट्यूब। इवाल ट्यूब क्या होता है, तो ये सिंपल सा ट्यूब होता है जिसको अपन क्या करते हैं, ओनली ये वन टाइम यूजेबल होता है, वन टाइम यूज या वन टाइम यूजेबल, सिर्फ एक ही टाइम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद में इसको फेंक देते हैं। इस ट्यूब को अपन लगा के रख सकते हैं और इसे फीडिंग भी दे सकते हैं। बाकी जो इवाल ट्यूब होता है इससे क्या करते हैं अपन, सिर्फ ये वन टाइम यूजेबल होता है। ये किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, रैपिड इरिगेशन के लिए। तो आगे लिख लो इसमें, यूज़ फॉर रैपिड, मतलब जल्दी से आपको इरिगेशन करना है, मतलब कि खाली करना है कंटेंट को, रैपिड इरिगेशन। ठीक है, तो रैपिड इरिगेशन के लिए अपन इस ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात याद करनी है, कैसा होता है, सिंगल ल्यूमेन होता है, सिंगल ल्यूमेन होता है। ठीक है, क्लियर है दोनों ट्यूब। इवाल ट्यूब में सिर्फ याद रखना है कि ये वन टाइम यूजेबल ट्यूब होता है, एक टाइम यूज़ करो फेंक दो। कब यूज़ करेंगे, जब रैपिड आपको स्टमक को खाली करना है, एक बार में लगाया, खाली करा, निकाल दिया। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरी बात क्या होती है कि सिंगल ल्यूमेन होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, वन टाइम ही यूज़ करते हैं। तो ये अपना हो गया ऑल अबाउट द ट्यूब्स, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के टाइप। ठीक है, टाइप कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन क्या बात करेंगे, अपन आर्टिकल्स की बात करेंगे कि आर्टिकल्स क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स क्या क्या यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल जो अपन देखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखा है, फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर लिख लो। फर्स्ट जो आर्टिकल होता है वो क्या होता है आपका, एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं। प्रोसीजर के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स या क्या आपके जो इक्विपमेंट है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा कि किन किन सामान की आपको किन किन इक्विपमेंट या आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट तो अपन ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अपन सबसे पहले क्या लेंगे, ट्यूब लेंगे। अब ट्यूब कौन सा लेना है, तो अपने टाइप्स देख लिए, जो पेशेंट की कंडीशन है, जिस पेशेंट को जिस कंडीशन के लिए ट्यूब रिक्वायर है, तो जो भी डॉक्टर क्या करता है आपको असिस्ट करता है वो वाला ट्यूब आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन साइज की बात करें तो नेसोगैस्ट्रिक जो ट्यूब रहते हैं वो अलग अलग डिफरेंट साइज के आते हैं। तो साइज की अगर बात करें तो अलग अलग आते हैं। इन्फेंट के लिए, एडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए क्या करा जाता है, अलग अलग फ्रेंच का ट्यूब यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं फर्स्ट इन्फेंट, सेकेंड देख लेते हैं चिल्ड्रन। इसमें आपको बस याद करना है कि कौन कौन से साइज़ के ट्यूब होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एडल्ट। ठीक है, तो तीनों के लिए क्या होंगे, अलग अलग साइज़ के ट्यूब होंगे। टाइप तो अपन को अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के किस लिए वो यूज़ कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग देखना है। बाकी साइज़ क्या होता है, सब में जितने भी टाइप के ट्यूब है सब में सेम होता है, बस आपको याद रखना है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग कौन कौन से लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज। ठीक है, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग देखना है। तो अगर इन्फेंट बच्चा होगा, इन्फेंट होगा, इन्फेंट मतलब कि ऐसा बच्चा जो क्या है 1 ईयर तक का है, तो उसके लिए कौन से साइज़ का अपन ट्यूब लेंगे, 4 से 10 फ्रेंच का। ठीक है, अगर चिल्ड्रन होगा तो चिल्ड्रन के लिए कौन सा लेंगे अपन, 10 खत्म हुआ है, यहाँ पे 10 लिख दिया वापिस अपन, 10 से 14 फ्रेंच का। उसके बाद में जो एडल्ट रहता है, एडल्ट के लिए कौन सा लेंगे, 16 से 22। ठीक है, तो एजुकेशन ट्यूब अकॉर्डिंग टू एज साइज लेते हैं अपन। इन्फेंट होगा 1 साल, मतलब 1 साल का बच्चा है तो अपन 4 से 10 फ्रेंच का लेंगे। चिल्ड्रन हुआ अगर तो उसके लिए 10 से 14 का लेंगे। उसके बाद में अगर कोई एडल्ट पेशेंट होता है, बड़ा पेशेंट होता है, तो उसके लिए 16 से 22 फ्रेंच का लेंगे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में अगर जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, तो वो 14 वाला किया जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज़ कौन सा होता है, 14 फ्रेंच वाला। बाकी क्लियर है। तो फर्स्ट अपन ने क्या लिया, सबसे पहले अपन ने आर्टिकल्स की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल्स में अपन ने फर्स्ट आर्टिकल तो ले लिया अपना एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब भी कैसे लिया अपन ने, तो अकॉर्डिंग टू एज देख लिया उसके। इन्फेंट के अकॉर्डिंग 4 से 10 का ले लिया, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग 10 से 14 फ्रेंच का ले लिया, और एडल्ट के अकॉर्डिंग 16 से 22 फ्रेंच का आपने ट्यूब ले लिया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे कि और क्या आर्टिकल अपन को जरूरत पड़ेगी ट्यूब डालने के लिए। तो अब क्या चाहिए अपन को, 2% वाटर सोलेबल जेली एज अ ल्यूब्रिकेंट या जाइलोकॉल जेली
नॉर्मल सलाइन, ठीक है। क्या करना है अपन को, 2% वाटर सोलेबल जेली लेनी है, जो क्या करती है, लुब्रिकेंट करने का काम करती है। ट्यूब को आप डायरेक्ट डालोगे तो क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है या फिर ट्यूब मुड़ सकती है। तो क्या करोगे अपन, ट्यूब को लुब्रिकेंट कर देंगे। लुब्रिकेंट करने के लिए क्या कर देंगे, उसको जाइलोकेन जेली का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड हो सकता है 1% सोडा, बाइकार्बोनेट ले सकते हैं क्लीन करने के लिए साइड को। उसके बाद में स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का यूज क्यों करते हैं, जब आपने एनजी ट्यूब इंसर्ट कर दिया है तो उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए कि वो स्टमक में गया है या फिर अदर पार्ट में तो नहीं चले गया है, उसका पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे। उसके बाद में लिटमस पेपर स्ट्रिप का यूज करेंगे। ये यूज क्यों करते हैं अपन, तो जो उसका स्टमक का पीएच है, पीएच देखने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। स्टमक का जो अपन ने कंटेंट बाहर निकाला तो उसका पीएच चेक कर लेंगे, अगर वो एसिडिक होगा मतलब जो आपका ट्यूब है वो सही जगह पर लगा है, तो लिटमस पेपर से अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या चाहिए अपन को, यहाँ पर सिरिंज चाहिए, ठीक है। सिरिंज क्यों चाहिए, सिरिंज इसलिए चाहिए ताकि अपन क्या कर पाए, उस कंटेंट को सक्शन कर पाए, खींच पाए, या फिर जो पॉइजन वाला पेशेंट है उसमें क्या कर पाए अपन, एनएस को इंसर्ट कर पाए इरिगेशन के लिए, इसलिए अपन सिरिंज का यूज करेंगे। तो क्लियर है सारे आर्टिकल। क्या क्या लिया अपन ने, फर्स्ट एनजी ट्यूब लिया, सेकंड जाइलोकेन जेली ले लो या वाटर सोल्युबल जेली ले लो, 1% सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, स्टेथोस्कोप ले लो प्लेसमेंट चेक करने के लिए, लिटमस पेपर ले लो, उसके बाद में सिरिंज ले लो इरिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर देखेंगे। अभी अपन ने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होता है उसकी बात कर ली है, कितने टाइप का होता है, कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना है, वो सारी बात अपन ने कर ली है। उसके बाद अपन देखेंगे अब इसकी प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है राइट पेशेंट। कोई सी भी आप प्रोसीजर करने जाते हो हॉस्पिटल में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट पेशेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं कि उस पेशेंट को नीड ही नहीं है या फिर अटेंडर को ही जाके अपन ने एनजी ट्यूब लगा दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे जरूरी बात क्या है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये राइट पेशेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या हो जाएगी आपकी, आइडेंटिफाई द राइट पेशेंट, है ना। राइट पेशेंट मतलब क्या, कि वो पेशेंट कैसा होना चाहिए, डॉक्टर ने लिख दिया है कि इसको एनजी ट्यूब लगाना है, वही वाला पेशेंट को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पड़ोस वाले पेशेंट को लगा दिया आपने, ठीक है। सेकंड क्या होता है, चेक द रिटर्न कंसेंट, है ना। आगे अपन ने बात करी थी कि जब भी अपन क्या करते हैं, कोई भी प्रोसीजर का यूज करते हैं तो उसके पहले क्या करना चाहिए, आपको कंसेंट लेना चाहिए, ठीक है। कंसेंट लेना चाहिए मतलब उनसे सहमति लेना चाहिए कि हम आपकी नाक में एक नली डालने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट को पकड़ा और जाके उसमें नली डाल दी तो वो भी डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंसेंट लेना है पेशेंट का, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि राइट पेशेंट कौन है। सेकंड क्या देख लिया अपन ने, कि उसका कंसेंट ले लिया कि वो सहमत है कि हाँ आप नली डाल सकते हो। उसके बाद में थर्ड क्या करेंगे, उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या देंगे उसको, पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पोजीशन कैसे देनी है यहाँ पर, तो हाई फॉर्मुलर पोजीशन देंगे। ये भी एक एमसीक्यू है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि एनजी ट्यूब लगाते समय कौन सी पोजीशन देना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। कौन सी पोजीशन देंगे, हाई फॉर्मुलर पोजीशन। हाई फॉर्मुलर पोजीशन को अपन बोल सकते हैं कौन सी पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। पेशेंट को बिठा सकते हैं अपन, सिटिंग पोजीशन, ठीक है। अब सिटिंग पोजीशन या हाई फॉर्मुलर पोजीशन क्यों देते हैं, तो ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा, जो ट्यूब आप नोज से डाल रहे हो आसानी से स्टमक तक चले जाएगा। तो रीजन क्या हो सकता है, ग्रेविटी के लिए, है ना। डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, ग्रेविटी, ठीक है। जब पेशेंट को क्या करेंगे, बिठाएंगे या हाई फॉर्मुलर पोजीशन देंगे तो ग्रेविटी के कारण ट्यूब अंदर चल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी आपको पोजीशन कौन सी लिखनी है, हाई फॉर्मुलर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन बताना है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे अपन क्या, प्लेस द एनजी ट्यूब, ठीक है। एनजी ट्यूब को क्या करना है, आपको प्लेस करना है मतलब कि लगाना है ना। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे अपन मेजरमेंट ऑफ ट्यूब। अब ट्यूब अपन ने देख लिया कि कौन सा ट्यूब कौन से पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, टाइप आपने सिलेक्ट कर लिया। दूसरी चीज आपने साइज सिलेक्ट कर लिया कि कौन से पेशेंट को किस साइज का आपको ट्यूब लगाना है, ठीक है। साइज देख लिया, साइज देखने के बाद में अब क्या देख रहे हैं अपन, मेजरमेंट देख रहे हैं। मेजरमेंट मतलब अब ट्यूब की लेंथ कितनी चाहिए अपन को, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो लेंथ कैसे देखेंगे अपन, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर एनजी ट्यूब इंसर्ट। इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अब कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट से अपन को याद रखना है, एन से क्या याद रखना है, नोज, नोज से भी कौन सी, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, ठीक है। ई से याद रखना है एयरलॉक, उसके बाद में आपका क्या आ रहा है, एक्स, एक्स से याद रखना है आपको जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ट्यूब का मेजरमेंट कैसे करेंगे अपन,
तो अपन क्या करेंगे, जो मान लो कि अगर अपन मानते हैं ये पेशेंट है, पेशेंट के ईयर है, ये इसकी नोज है, ठीक है, ये क्या है, पेशेंट के ईयर है, इसकी नोज है, और ये मान लो इसका स्टर्नम है, जहाँ पर स्टर्नम एंड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जिफोइड प्रोसेस। ठीक है, क्या है पेशेंट का एयर लोब है, ये इसकी क्या है, नोज है, टिप ऑफ द नोज है, यहाँ पे स्टर्नम जहाँ पे खत्म होता है उसको अपन बोलते हैं जिफोइड प्रोसेस। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे अपन, नेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, एन से है टिप ऑफ द नोज, ई से है ईयर लोब, और उसके बाद में क्या है, जिफोइड प्रोसेस। ठीक है, समझते हैं कैसे होगा। जैसे कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब रहता है, ट्यूब की लेंथ अपन ने कैसे मेजरमेंट करी, टिप ऑफ द नोज देखा, यहाँ से अपन ट्यूब को पकड़ेंगे नोज से और कहाँ तक ले जाएंगे, अपने एयरलोब तक ले जाएंगे, उसके बाद में उस ट्यूब को स्टर्नम के जिफोइड प्रोसेस, जहाँ पर आपका स्टमक खत्म होता है, स्टर्नम खत्म होता है, वहाँ पर क्या होती है, जिफोइड प्रोसेस होती है, वहाँ तक उसकी लेंथ को मेजरमेंट कर लेंगे और वहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो उतना ही ट्यूब आपको क्या करना है, नोज के थ्रू स्टमक के अंदर इंसर्ट करना है जहाँ तक आपका मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। क्लियर है, समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट से याद रखना है आपको, एन से क्या होता है, टिप ऑफ द नोज होता है, ई से ईयर लोब होता है, और एक्स से क्या होता है, जिफोइड प्रोसेस होता है। तो वहाँ तक आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। ठीक है, मेजरमेंट कर लिया, मेजरमेंट करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो अब क्या करो, उस पर मेजरमेंट कर लिया, ट्यूब का साइज देख लिया, पता लगा लिया ट्यूब कौन सा चाहिए था। अब क्या करो, ट्यूब इंसर्ट करने की बारी आ गई है, तो उसमें जाइलोकेन जेली लगा दो ताकि आसानी से ट्यूब इंसर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जाइलोकेन जेली। ठीक है, जाइलोकेन जेली इंसर्ट लगा दी अपन ने, मार्क कर लिया ट्यूब पे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, तो ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपका, कि जब ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो किस डायरेक्शन में उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे क्या होता है, बैकवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डाला ट्यूब को आपने, उसके बाद में क्या कर दिया, उसको डाउन कर दिया ताकि वो एसोफेगस में आसानी से आपके स्टमक तक पहुंच जाए। तो डायरेक्शन सिंपल से याद रखनी है, ट्यूब को पहले बैकवर्ड डालना है। बैकवर्ड क्यों डाला, क्योंकि बैक के साइड में क्या होती है, आपकी इसोफेगस होती है, आगे की साइड क्या होता है, आपका ट्रेकिया होता है। तो कहाँ डालना है, ट्रेकिया में नहीं डालना है, कहाँ पर डालना है आपको, इसोफेगस में डालना है। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपकी पूरी प्रोसीजर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल सी प्रोसीजर है। प्रोसीजर को कभी भी रट्टा नहीं मारा जाता है। इसको क्या करता है, इसको अपन को विजुअलाइजेशन करके याद करना रहता है कि अपन इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करेंगे। फर्स्ट क्या कर लिया आपने, कोई सी भी प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि आइडेंटिफाई कर लो कि राइट पेशेंट कौन सा है। सेकेंड क्या होता है कि उससे कंसेंट ले लो। ठीक है, कंसेंट लेने के बाद क्या करते हैं, हर प्रोसीजर में सेम है कि पोजीशन देते हैं। आपको प्रोसीजर अप्लाई करनी है तो क्या करोगे, पेशेंट को पहले सही पोजीशन दोगे कि कौन सी प्रोसीजर उसको अप्लाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग हर प्रोसीजर की अलग अलग एक पोजीशन होती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, हाई फाउलर पोजीशन दे दी, जिसको बोल सकते हैं पेशेंट को आपने सिटिंग पोजीशन दे दिया, बैठा दिया बेड पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, तो एनजी ट्यूब को प्लेस करा, मतलब लगाया आप, उसके बाद में क्या कर लिया, उसका मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के लिए क्या करा अपन ने, नेक्स्ट फॉर्मूले का यूज करा, एन से याद रखना है, नोज का टिप, एयरलोब का टिप, उसके बाद में जिफोइड प्रोसेस, वहां तक उसका मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद में क्या करा, मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में क्या कर लिया, अब जाइलोकेन जेली अप्लाई कर दी। ठीक है, जेली का काम क्या रहेगा, तो ये क्या करेगी, लुब्रिकेंट करने का काम करेगी, जिससे आसानी से ट्यूब अंदर चले जाए। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करा, उसको ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। फिर ट्यूब इंसर्ट करने के लिए डायरेक्शन कौन सी यूज करी आपने, तो बैकवर्ड डाला उसको। बैकवर्ड क्यों डाला, क्योंकि इसोफेगस में डालना है ट्यूब, जो आहार नली होती है उसमें डालना है, जो कहाँ पर होती है, आपके बैक साइड में प्रेजेंट होती है। तो बैकवर्ड करा, उसके बाद ट्यूब को क्या कर दिया आपने, डाउनवर्ड कर दिया। तो ये क्या हो जाती है, इसकी पूरी प्रोसीजर्स। ठीक है, उसके बाद में एक एमसीक्यू है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन व्हेन एनजी ट्यूब रीच इनटू लैरिंगोफेरिक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि नर्सिंग एक्शन क्या होगा जब ट्यूब कहाँ चले जाता है, आपके लैरिंगोफेरिक्स में चले जाता है। ठीक है, लैरिंगोफेरिक्स में अगर ट्यूब चल जाता है तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा, कौन बताएगा इसका आंसर। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। ट्यूब हमेशा कहाँ लगाते हैं अपन, नेसोफेरिंग्स से लेकर या फिर ओरोफेरिंग्स से लेकर अपन कहाँ पर जाता है ट्यूब, आपका इसोफेगस में जाता है। यहाँ पे ट्यूब कहाँ जा रहा है, आपका लैरिंगोफेरिंग्स में जा रहा है।
लेरेंगोफेरिंग्स में जा रहा है तो लेरेंगोफेरिंग्स नाम का कोई चीज होती नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे कि क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे अपन देखेंगे कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं इस ट्यूब के। ठीक है, तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं इस ट्यूब के। तो एडवांटेज तो यही होता है कि आसानी से क्या करवा सकते हैं अपन, फीडिंग करवा सकते हैं, फीडिंग इजीली फीडिंग करवा सकते हैं पेशेंट को। और क्या करवा सकते हैं, सक्शनिंग करवा सकते हैं, उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट रिमूव करवा सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं अपन, मेडिसिन दे सकते हैं। ये सब चीज़ अपन ने पहले देख ली है, पर अगर एडवांटेज करके पूछता है तो ये पॉइंट भी आप उसमें लिख सकते हो। मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में क्या कर सकते हो, गैस रिमूव कर सकते हो, स्टमक से क्या कर सकते हो, गैस को रिमूव करवा सकते हो। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके एडवांटेज होते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, मेथड ऑफ चेक प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। ठीक है, अब क्या करा आपने, ट्यूब तो लगा दिया है, पर अब ट्यूब सही जगह पर लगा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए भी क्या होती है, अब अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं अपन, पता लगाने के लिए कि आपका ट्यूब सही जगह पर लगा है या नहीं तो पता चलेगा कि आपने कहाँ डाल दिया है, उसको ट्रेकिया में डाल दिया है या फिर लेरिंग्स में डाल दिया है, और आप क्या कर रहे हो, उसमें फीडिंग दे रहे हो, जिसकी वजह से चौक हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसलिए अपन को क्या करना है, चेक करना है कि जो प्लेसमेंट है वो सही जगह पर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन, अलग अलग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपको दिख रही है यहाँ पर, क्या लिखी है, एक्सरे मेथड। क्या कर सकते हो आप, एक्सरे कर सकते हो उसका, चेस्ट का, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा जो ट्यूब है वो कहाँ पर इंसर्ट हुआ है, ठीक है। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ का आप क्या कर सकते हो, एक्सरे कर सकते हो। ये क्या होती है, मोस्ट रिलायबल मेथड होती है, मोस्ट रिलायबल मेथड। रिलायबल होती है मतलब क्या, कि एकदम एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि एक्सरे में पता चल जाएगा कि ट्यूब कहाँ पर इंसर्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो रहती है वो कौन सी होती है, पीएच स्ट्रिप टेस्ट होता है, जिसमें अपन ने पहले आगे बात करी थी कि जो पीएच स्ट्रिप टेस्ट होता है, इसमें क्या करेंगे अपन, जो कंटेंट आपने रिमूव करा है उसका क्या देखेंगे अपन, पीएच चेक करेंगे, ठीक है। पीएच चेक करने से आपको क्या पता चलेगा, अगर स्टमक के अंदर वो ट्यूब होगा तो उसका जो पीएच रहता है वो कितना होगा, 3 से 4 होगा। ट्यूब कहाँ होगा, स्टमक में होगा, तो उसका जो पीएच है वो कितना आएगा, कंटेंट का 3 से 4 पीएच, ठीक है। और अगर ट्यूब कहाँ चले गया होगा आपका, ड्यूडेनियम में चले गया होगा, तो उसका पीएच कितना आएगा, 5 से ज़्यादा, ठीक है। पीएच अपन को नॉर्मल पता ही है कि पीएच स्केल होती है जिसमें 14 तक नंबर होते हैं, 0, 7, 40 से अपन याद रखते हैं। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, जो इधर वाला होता है वो एसिटिक होता है, और जो 7 से 14 तक होता है वो कैसा होता है, आपका बेस होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर क्या आ रहा है, 3 से 4 पीएच आ रहा है, तो मतलब क्या होता है आपका कंटेंट, स्टमक का कंटेंट कैसा होता है, स्टमक कंटेंट कैसा होता है आपका, एसिटिक होता है, ठीक है। तो अगर 3 से 4 पीएच आ रहा है तो अपन लगा लेंगे क्या, अनुमान लगा सकते हैं कि जो ट्यूब है आपका स्टमक के अंदर है, तभी पीएच कितना आ रहा है उसका, 3 से 4 आ रहा है। अगर 5 आ रहा है, 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो क्या पता लगेगा आपको कि ड्यूडेनियम में ट्यूब चला गया है, क्योंकि ड्यूडेनियम का जो पीएच होता है वो क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, मतलब 5 होता है, ठीक है। और 3 से 4 क्या है, हाईली एसिडिक है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे अपन एक और मेथड का नाम देख रहे हैं अपन, कौन सा, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन मतलब क्या होता है, स्टेथोस्कोप की मदद से क्या करेंगे अपन, जो साउंड रहता है उसको सुनेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, अस्कल्टेशन। ये क्या होती है, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली मेथड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, है ना। अब हर पेशेंट का एनजी ट्यूब लगाने के बाद अपन एक्सरे तो कर नहीं सकते हैं, हर किसी का पीएच स्ट्रिप टेस्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो भी एक्यूरेट रिजल्ट गलत भी दे सकता है या एक्यूरेट भी दे सकता है, ठीक है। तो अपन मोस्ट कॉमनली किस मेथड का यूज करते हैं, यहाँ पर अस्कल्टेशन का यूज करते हैं। इसको स्टेथोस्कोप की मदद से अपन क्या करेंगे, उसको सुन सकते हैं, ठीक है। चल रही है। उसके बाद में नेक्स्ट होती है बॉवेल मेथड। बॉवेल मेथड में क्या करेंगे अपन, जो ट्यूब लगाया है तो अपन क्या करेंगे, वहाँ का
साउंड सुनेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द बबल साउंड। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे बबल साउंड में अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बबल साउंड। अगर बबल साउंड आ रहा है, ठीक है, इफ प्रेजेंट दैट इंडिकेट द ट्यूब इन द लंग्स। अगर जो बबल साउंड अगर प्रेजेंट है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ट्यूब है वो कहाँ चले गया है, आपके ट्यूब इनटू लंग्स। ठीक है, अगर आपने क्या करा, बॉल मेथड का यूज करा और उसमें आपने क्या करा, साउंड देखा, साउंड सुनाई दिया आपको कौन सा, बबल साउंड, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, जो ट्यूब है वो कहाँ चले गया, आपके लंग्स में चले गया है। क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होती है, एयर होती है, एयर होगी तो क्या होगी, वहां से अगर अपन पानी में उसको डिप करेंगे तो क्या होगा, बबल्स दिखाई देंगे आपको। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो ट्यूब का प्लेसमेंट है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, मेथड होती है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि जो एनजी ट्यूब है उसका प्लेसमेंट सही से हुआ है या नहीं हुआ है। फर्स्ट मेथड एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है, फर्स्ट होती है एक्सरे मेथड। एक्सरे मेथड क्या होती है, सभी को पता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक्सरे लेंगे। एक्सरे किस चीज का लेना है अपन को, तो अपन पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक का भी ले सकते हैं या फिर उसके चेस्ट का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे, एनजी ट्यूब को देखेंगे कि वो ट्यूब कौन सी जगह पर प्लेस है। सेकेंड अपन ने बात करी पीएच स्ट्रिप टेस्ट के बारे में, जिसमें अपन क्या करेंगे, जो स्टमक होता है उसका पीएच देखेंगे। पीएच देखने के लिए अपन ने क्या करा, जो ट्यूब लगाया है आपने वहां से क्या करा, थोड़ा सा कंटेंट बाहर निकाल लिया, उसको पीएच स्ट्रिप की मदद से लिटमस पेपर पे क्या करा, टेस्ट करा। टेस्ट करा तो अगर जो कंटेंट है उसका पीएच 3 से 4 पीएच है तो वो कैसा है, हाईली एसिटिक है। मतलब जो आपका ट्यूब है वो स्टमक में लगा हुआ है या फिर राइट जगह पर प्लेस है। अगर ट्यूब का जो कंटेंट रहता है उसका पीएच अगर 5 आता है या 5 से ज्यादा आता है, मतलब आपका ट्यूब कहाँ पर चला गया है, ड्यूडेनियम तक चला गया है। उसके बाद में अपन ने बात करी अस्कल्टेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप की मदद से क्या करेंगे अपन, साउंड सुनेंगे कि जो ट्यूब है वो सही जगह पर इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अपन जो ये स्टेथोस्कोप से सुनने वाली मेथड होती है अस्कल्टेशन, ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन यूजेबल मेथड होती है, जो मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में यूज की जाती है। उसके बाद में बाउल मेथड देखी, बाउल मेथड में क्या देखेंगे अपन, तो बबल साउंड प्रेजेंट रहेगा। बबल साउंड अगर प्रेजेंट रहेगा तो अपन क्या इंडिकेट कर रहा है ये कि जो ट्यूब है कहाँ चले गया है, लंग्स में चला गया है, जिसके कारण वहां से एयर लीक हो रही है और वहां से साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये सारी क्या होती है, अपनी मेथड होती है पता लगाने के लिए कि एनजी ट्यूब का जो प्लेसमेंट है वो राइट प्लेस पे हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं अब। उसके बाद में आगे बात करेंगे अपन अब केयर ऑफ एनजी ट्यूब। प्रोसीजर के बारे में बात कर ली कि प्रोसीजर क्या होती है, कितने टाइप के ट्यूब होते हैं, कैसे उसको लगाया जाता है, कौन से आर्टिकल अपन यूज करते हैं, क्या उसका फायदा होता है, क्या उसकी चेक करने की मेथड होती है, वो सारी चीजें अपन को क्लियर है। अब उसके आगे अपन देखेंगे एनजी ट्यूब की केयर। ठीक है, कोई सा भी ट्यूब आपने लगाया तो उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी। केयर क्यों करते हैं अपन, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं, उसके प्लेसमेंट का राइट पता लगाने के लिए कर सकते हैं, उसकी पेटेंसी का पता लगाने के लिए कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से अपन को क्या करनी पड़ती है, जो भी अपन आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं या फिर जो भी ट्यूब्स लगा रहे हैं उनकी केयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे अपन यहाँ पे चेक द पैटर्न ऑफ ट्यूब। ट्यूब का पैटर्न चेक करेंगे कि जो ट्यूब है वो किस पैटर्न में है या फिर किस प्लेसमेंट में है। पैटर्न की जगह बोल सकते हो आपकी किस प्लेसमेंट पे वो लगा हुआ है, उसको भी आप क्या करोगे, चेक करोगे। ऑलवेज चेक द प्लेसमेंट बिफोर द फीडिंग। जब भी आपको क्या करना है, पेशेंट को फीडिंग देनी है। फीडिंग मतलब अपन ने स्टार्टिंग में समझ लिया कि फीडिंग मतलब क्या, पेशेंट को आप क्या दे रहे हो, फूड दे रहे हो। किसकी मदद से दे रहे हो, एनजी ट्यूब की मदद से। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी आप पेशेंट को क्या देते हो, फीडिंग देते हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा उसका प्लेसमेंट चेक करना है। ऐसा नहीं है कि वो ट्यूब वहां से निकलकर लंग्स में चले गया है या फिर ड्यूडेनियम या इंटेस्टाइन तक पहुंच गया है या फिर वो रिमूव होने वाला है और आप क्या कर रहे हो, उस पेशेंट को फीडिंग देते जा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो लंग्स को जाके चोक कर सकता है और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए अपन ने क्या क्या ध्यान रखना है कि जब भी फीडिंग देते हैं तो क्या करना है, आपको उसका जो प्लेसमेंट रहता है उसको हमेशा क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे इफ रेसिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml देन होल्ड द फीडिंग। स्टमक का जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर रिमेनिंग कंटेंट रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर आप क्या कर रहे हो, उस स्टमक का इरिगेशन कर रहे हो, मतलब वहाँ का जो भी कंटेंट है उसको आप रिमूव कर रहे हो, तो उसके बाद में वहाँ पर कितना वॉल्यूम बचना चाहिए, 100 ml बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही आपने उसको खाली कर दिया है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो स्टमक है वो आपस में क्या हो जाएगी, पास में आ जाएगी और वहाँ की जो सेल्स रहती है वो डैमेज हो जाएगी या फिर वो चिपकने लगेगी।
ठीक है। तो इस जो इसके अंदर जो रिमेनिंग रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, 100 ml कंटेंट रहना चाहिए वाटर का, ठीक है। तो 100 ml क्या रहना चाहिए, उसमें कंटेंट रहना चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं नॉर्मली स्टमक का रेसिडुअल वॉल्यूम। तो जब भी आप क्या करते हो, रेसिडुअल जो वॉल्यूम रहता है अगर 100 ml से ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना है, फीडिंग को होल्ड कर देना है, ठीक है, फीडिंग को आपको रोक देना है। उसके बाद में है नेक्स्ट फ्यू फीडिंग प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। अगली जो फीडिंग रहती है वो अकॉर्डिंग टू क्या देना है, आपको प्रायोरिटी देना है। वैसे तो हर पेशेंट को क्या करते हैं अपन, डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, फीडिंग देते हैं कि कितने आवर्स में देना है। किसी किसी पेशेंट को अपन क्या करते हैं, साइक्लिक मेथड के थ्रू देते हैं, मतलब कि 8 बजे फीड करा, उसके बाद 2 बजे फीड करा, उसके बाद में रात के 8 बजे उसको फिर से फीड करा, ठीक है। पर यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रायोरिटी, पेशेंट की प्रायोरिटी और जो डॉक्टर ने क्या करा है, असिस करा है, या डॉक्टर का जो कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या करना है, आपको फीडिंग देना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट की नीड नहीं है और उसका रेसिडुअल वॉल्यूम खाली नहीं हुआ, उससे पहले आप उसको खिलाते जा रहे हो और पेशेंट को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, गैस हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ही उसको फीड करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, प्रोवाइड राइट लेटरल पोजिशन देन हेल्प इन अर्ली एम्प्टी ऑफ स्टमक। जब भी पेशेंट को आप फीड करा देते हो, फीडिंग करवा दी, खाना खिला दिया, अब पोजीशन कौन सी दोगे उसको, तो उसको राइट लेटरल पोजीशन दोगे, राइट लेटरल पोजीशन दोगे, जिससे आसानी से क्या हो जाए, उसका जो स्टमक है वो क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, आसानी से जो उसका खाना है वो आगे की तरफ मूव कर ले। तो सिंपल से पॉइंट है कि केयर क्या क्या करते हैं अपन, फर्स्ट उसका पैटर्न चेक करते हैं, दूसरा हमेशा खाना देने से पहले उसका प्लेसमेंट चेक करते हैं, तीसरी बात क्या देखी अपन ने कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है वो चेक करते हैं, अगर 100 ml से ज़्यादा रेसिडुअल वॉल्यूम है तो फीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा कि फीडिंग जो रहती है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देना है हमेशा, या फिर बोल सकते हैं कि डॉक्टर का जो कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखा कि जब भी अपन उसको फीड करवा देते हैं तो पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन दे देते हैं, ताकि उसका जो स्टमक है वो जल्दी से खाली हो जाए या आसानी से उसका डाइजेशन हो जाए। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ फीडिंग के बारे में, ठीक है। अब फीडिंग भी क्या होती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि बोलस फीडिंग करवा रहे हो आप उसको, बोलस फॉर्म में अगर फीडिंग करवा रहे हो, मतलब क्या है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है, एकदम लिक्विड नहीं है, तो आप बोल सकते हो क्या, बोलस फीडिंग। उसके बाद में एक होती है कंटिन्यू फीडिंग, कंटिन्यू फीडिंग बोल सकते हैं अपन क्या, कि पेशेंट को क्या करना है, 24 घंटे ही क्या कर रहे हो आप, फीडिंग दे रहे हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस फीडिंग, ठीक है। ये ऐसे पेशेंट में दी जाती है जैसे जो लॉन्ग टर्म में क्या रहते हैं, इल पेशेंट रहते हैं, उनका उस कंडीशन में दी जाती है, या फिर कोमा वाले जो पेशेंट रहते हैं, ठीक है, उनमें क्या रहती है, जो इन्फ्यूजन पंप रहता है उस पर सेट कर देते हैं अपन और कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, फीडिंग उसको प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और एक होती है साइक्लिक फीडिंग, साइक्लिक फीडिंग में मतलब क्या करते हैं, साइकिल के थ्रू करते हैं, जैसे कि 8 AM पे उसको फीडिंग दे दी, उसके बाद में उसको 2 PM पे फीडिंग दे दी, उसके बाद में रात में वापस से 8 PM पे फिर से उसको फीडिंग, मतलब एक साइक्लिक मैनर में उसको फीड करवा रहे हैं अपन। जैसे कि अपन ने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं NICU में, उसको अपन फीड करवाते हैं, तो वो किस टाइप की फीडिंग होती है, साइक्लिक फीडिंग होती है। मतलब क्या करते हैं उसको अपन हर 6 घंटे में या 4 घंटे में, जब भी डॉक्टर लिखता है जितने भी घंटे में उसको फीडिंग करवानी है, अपन साइक्लिक मोड पे उसको फीड करवाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू से याद रखना है कि कंटिन्यू फीडिंग की जरूरत किसको पड़ेगी, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या कोमा वाला पेशेंट है, उसको कंटिन्यू वो कभी खाना खा ही नहीं पाएगा, या वो लॉन्ग टर्म से क्या है बेड पे ही है, तो कंटिन्यू उसको इन्फ्यूजन पंप से फीडिंग की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है, एक और बोलस फीडिंग होती है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। क्लियर है, तीनों टाइप की क्या होती है, फीडिंग होती है ना। तो बोलस फीडिंग में लिख लो, ये क्या होता है, नॉर्मल पैटर्न होता है फीडिंग का, मतलब मोस्ट कॉमनली जो पेशेंटों में यूज होती है वो कौन सी होती है, बोलस फीडिंग होती है, नॉर्मल नॉर्मल पैटर्न ऑफ नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, ठीक है। पेशेंट क्या है, इल है, उसको क्या कर रहे हैं अपन, फीडिंग करवा रहे हैं, तो उस टाइप की फीडिंग को क्या बोलेंगे अपन, बोलस फीडिंग बोलेंगे, जो नॉर्मली हॉस्पिटल में करवाते हैं, ठीक है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 30 से 60 मिनट, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरेशन 30 to 60 मिनट, ठीक है। मतलब मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 60 मिनट तक क्या कर सकते हो आप, फीडिंग करवा सकते हो। उसके बाद में आएगा पीरियड ऑफ फीडिंग, पीरियड तीसरा क्या है, पीरियड ऑफ फीडिंग,
ठीक है। फीडिंग कितने कितने आवर्स में करवानी है उसको, तो 3 to 6 आवर में, 3 to 6 आवर। याद कैसे रखोगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका 30-60 आ रहा है, मतलब 3-6, यहाँ पे भी याद रख लो 3-6। 36 में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरेशन क्या होता है, 30 से 60 मिनट में आप क्या करवा सकते हो, फीडिंग करवा सकते हो। पीरियड अगर बात करें कि कितने कितने देर के गैप में आप करवा रहे हो, तो 3 से 6 घंटे के गैप में आपको फीडिंग करवानी है। तो ऐसी फीडिंग जो नॉर्मल पैटर्न होता है, जो मोस्टली हॉस्पिटल में अपन यूज़ करते हैं, उसको बोलस फीडिंग बोलते हैं, जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसका, तो 30 से 60 मिनट में करते हैं। सेमी सॉलिड का अपन एग्जांपल याद रख सकते हैं कि पेशेंट को अपन क्या पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं संतरे का या मौसम्बी का, तो वो कैसी होती है, बोलस फीडिंग होती है, क्योंकि ना तो वो पूरी तरीके से लिक्विड होता है, ना पूरी तरीके से सॉलिड होता है, तो वो कैसा हो सकता है, बोलस फीडिंग बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कंटिन्यूस फीडिंग। कंटिन्यूस फीडिंग का याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली यूज किस में करते हैं अपन, मोस्ट कॉमनली यूज इन कोमा पेशेंट या अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कोमा पेशेंट या अनकॉन्शियस पेशेंट में, जिन पेशेंट को लगातार फीडिंग की जरूरत पड़ती है, लंबे समय तक जरूरत पड़ती है, उनमें कंटिन्यूस फीडिंग का क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। कंटिन्यूस से नाम समझ में आ रहा है आपको उनको कि इसका जो पीरियड रहता है वो कैसा रहता है, तो कंटिन्यू चलता है 24 घंटे, ठीक है। तो पीरियड कैसा होता है इसका, पीरियड 24 आवर्स कंटिन्यू, कंटिन्यू 24 घंटे तक इसको फीडिंग देते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट है फीडिंग कैसे देते हैं आप, तो कंटिन्यू दे रहे हैं, मतलब अपन को ध्यान रखना है किससे दे रहे हैं अपन, इन्फ्यूजन पंप से दे रहे हैं, इन्फ्यूजन पंप यूज फॉर गिविंग फीडिंग, ठीक है। इन्फ्यूजन पंप का यूज करते हैं फीडिंग को देने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, बोलस फीडिंग समझ में आ गया। बोलस फीडिंग मतलब सिंपल सा याद रख लेना कि जो पेशेंट को अपन क्या करते हैं हॉस्पिटल में, जब वो मुंह से खाना नहीं खा पाता है तो उसके नाक में से एक नली डाल देते हैं, जिसके थ्रू उसको डॉक्टर बोलता है कि इसको जूस पिलाओ, पानी पिलाओ, तो वो फीडिंग कौन सी हो गई आपकी, बोलस फीडिंग, जो टेम्परेरी समय के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। उसके अपोजिट अगर दूसरी बात करें अपन, तो कंटिन्यूस फीडिंग होती है। कंटिन्यूस नाम से पता चल रहा है कि 24 घंटे तक कंटिन्यू फीडिंग देते हैं। तो कैसे पेशेंट को देनी पड़ेगी, जो कोमा में चले गया है या फिर वो किसी अनकॉन्शियस पेशेंट की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद में देना कैसे है, तो इसको इन्फ्यूजन पंप की मदद से क्या करना है, सेट कर देना है कि पर आवर कितने ml जो फ्लूड है या जो फीडिंग है वो उसकी बॉडी में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है साइक्लिक फीडिंग। साइक्लिक फीडिंग नाम से पता चल रहा है कि इसकी एक साइकिल होती है, मतलब एक साइकिल होती है कि किस किस टाइम पर इसको देना है, ठीक है। तो ये साइक्लिक जो फीडिंग देती है इसमें लिख लो कि ये कैसी होती है, फीडिंग इज साइक्लिक मैनर। फीडिंग कैसे होती है, साइक्लिक मैनर में होती है, ठीक है। इसमें कंटिन्यू नहीं चलती है, कंटिन्यू जहाँ पे नाम आ गया वहाँ 24 घंटे तक चलती है। बोलस जहाँ पे नाम आ गया वहाँ पे पेशेंट की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देना है, बोलस फॉर्म में देना है, जैसे कि जूस देना। साइक्लिक जहाँ पर नाम आ गया है कि उसमें याद रखना है कि साइक्लिक मैनर में चलती है, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, तो डे टाइम फीडिंग हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है इसमें भी, डे टाइम फीडिंग या अपन बोल सकते हैं क्या, नाइट टाइम फीडिंग, ठीक है। दोनों टाइप से दे सकते हैं इसमें। डे टाइम फीडिंग मतलब क्या, कि दिन के समय सुबह 8 बजे खाना खिला दिया, फीडिंग दे दी, उसके बाद में उसको 2 बजे फीडिंग दे दी, रात के 8 बजे फीडिंग दे दी, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद में अगर नाइट टाइम वाला यूज़ करेंगे अपन, तो नाइट में करेंगे, इसमें रात के 8 बजे दे दिया, फिर रात के 2 बजे दे दिया और सुबह की 8 बजे उसको फीड करवा दिया। तो दोनों टाइम में अपन कौन सा बेस्ट टाइम सिलेक्ट करते हैं, डे टाइम वाली जो फीडिंग रहती है इसका मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, ये क्या होती है अपनी टाइप्स ऑफ फीडिंग। 3 टाइप की फीडिंग की बात करी अपन ने, जो क्लियर है। फर्स्ट है बोलस फीडिंग, सेकंड है कंटिन्यू फीडिंग और थर्ड है साइक्लिक फीडिंग। विथ एग्जांपल अपन ने अपन को इजी तरीके से समझाया, जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। बस थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान रखना है कि नाम के अकॉर्डिंग ही वो फीडिंग का पर्पस है, ठीक है। क्लियर है, आगे बात करते हैं हम। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं इसकी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीडिंग। अब जो ये फीडिंग है, जो आप पेशेंट को खाना खिला रहे हो, तो ये आप कैसे खिला रहे हो, एनजी ट्यूब से खिला रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, कोई सी भी प्रोसीजर होती है तो उसकी क्या होती है, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानी पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है इसकी वजह से, तो पेशेंट को फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डायरिया, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है। डायरिया क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर आपने नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जब लगाया है उसको ठीक से हैंडल नहीं करा है, सेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं करा है, उसकी केयर ठीक से नहीं करी है,
या फिर जो आप वो फीडिंग दे रहे हो वो पोर्ट को आपने क्लीन नहीं करा है, तो इन सब कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, वो जो भी आर्टिकल्स रहते हैं या जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उनमें क्या हो सकता है, उनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो ट्यूब है नोज के थ्रू डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, आपके स्टमक में जा रहा है, तो स्टमक में डायरेक्ट जाके क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को अंदर तक पहुंचा देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा पेशेंट को, तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, उसको डायरिया हो सकता है, मतलब उसको लूज मोशन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो कंटेन आपको कहाँ पर पहुंचाना था, स्टमक के अंदर पहुंचाना था, वो ट्यूब के गलत प्लेसमेंट के कारण कहाँ पहुंच गया है, आपके लंग्स में या फिर ट्रेकिया वाले पार्ट में पहुंच गया है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्पायरेट कर जाना या फिर एस्पिरेशन कर जाना। ठीक है, तो इसके आगे लिख सकते हो ब्रैकेट में कि एस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जो फूड रहेगा वो कहाँ मूव कर देगा, फूड मूव इनटू लंग्स, लंग्स और क्या बोल सकते हो, ट्रेकिया पार्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के किसी भी पार्ट में अगर वो मूव कर जाता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं कि जो फ्लूड, वो जो फूड है वो क्या हो गया है, एस्पिरेट हो गया है। तो दो कॉम्प्लिकेशन देखी, डायरिया हो सकता है पेशेंट को फीडिंग के कारण, डायरिया कैसे हुआ, तो इन्फेक्शन के कारण, अगर अपन ने ढंग से हैंडलिंग नहीं करी है एनजी ट्यूब की। और सेकेंड अपन ने देखा एस्पिरेशन के कारण, एस्पिरेशन कैसे करा पेशेंट ने, तो अगर प्लेसमेंट ठीक नहीं हुआ है ट्यूब का, उसके कारण क्या हो जाएगा, एस्पिरेट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन, तो पेशेंट को क्या हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। अब वॉमिटिंग कहाँ से आ गई, यहाँ पर वॉमिटिंग कैसे होगी, तो वॉमिटिंग का सीधा कनेक्शन अपन बोल सकते हैं इन्फेक्शन से भी हो सकता है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से क्या बिगड़ता है, पेशेंट का डाइजेशन बिगड़ता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो पेशेंट क्या कर देता है, वॉमिट करके उसको वापस से बाहर कर देता है। तो एक रीजन तो क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से भी वो वॉमिट कर सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, या फिर एक्सेसिव फीडिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमनली रीजन की अगर बात करें तो क्या होता है, एक्सेसिव फीडिंग। पेशेंट को आपने क्या करवा दी है, एक्सेसिव फीडिंग करवा दी है, क्योंकि अपने पहले बात क्या करी थी, हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम चेक करना है कि मतलब उसका जो पहले का कंटेंट है वो खाली हुआ है या नहीं हुआ है, खाना ड्यूडेनम में आगे की तरफ गया है या नहीं गया है। आपने बिना चेक करे क्या करा, कंटिन्यू उसको पेशेंट ने, डॉक्टर ने बोला था कि उसको साइक्लिक फीडिंग करवाओ, फीडिंग करवा दी, पर आपने चेक करा ही नहीं है कि वो खाना आगे गया है या नहीं गया है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि पेशेंट क्या करने लग जाएगा, वॉमिटिंग। तो ये क्या होता है, एक इंडिकेशन साइन होता है पता लगाने का कि पेशेंट को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, स्टॉप द फीडिंग, फीडिंग को क्या कर देंगे, स्टॉप द फीडिंग को स्टॉप कर देना है। और साथ में क्या करना है, दूसरी चीज क्या करेंगे, तो इन्फॉर्म कर देंगे डॉक्टर को, इन्फॉर्म द डॉक्टर। ठीक है, पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है तो क्या करना है आपको, फीडिंग को तो सबसे पहले स्टॉप ही कर देना है, आपको देना ही नहीं है उसको फीडिंग। और उसके बाद में क्या कर देना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, फिर उसका चेक करना है कि पेशेंट को क्या क्या इन्फेक्शन हुआ है, या फिर पेशेंट को कोई एस्पायरेशन तो नहीं हुआ है, या फिर कोई भी उसके जो ट्यूब का प्लेसमेंट है वो गलत जगह पर तो नहीं चले गया है। ये सब चीज़ आपको क्या करनी है, फिर असिस्ट करनी है। देन उसके बाद ही क्या करना है, डॉक्टर जब भी आपको क्या करता है, ऑर्डर देता है, उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेस या आगे की जो फीडिंग है वो साइक्लिक फीडिंग के तौर पे उसको वापस से देना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था एनजी ट्यूब इंसर्शन, जिसके बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया कि ट्यूब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस पर्पज से इसको यूज़ किया जाता है। सिंपल तरीके से अपन ने इसको पढ़ा है कि इंडिकेशन क्या होती है, किस किस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाना चाहिए, और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। टाइप को याद रखने का तरीका अपन ने देखा है कि आपको इसको लूमेन से याद रखना है, कितनी लूमेन वाला ट्यूब होता है। जिस लूमेन का ट्यूब होगा उसके नाम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको एक इमेज अपने माइंड में बना लेनी है। जब भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके लूमेन को देखना है। लूमेन से देखते से आप क्या पता लगा लोगे कि ये कौन सा ट्यूब है और ये किस जगह पर जाएगा और ये किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सब पूरी प्रोसीजर अच्छे से समझ में आई होगी सिंपल तरीके से। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थक